तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 87 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था इनफैक्ट थर्ड फ्लोर के ऊपर होता है और वहाँ पर एक रिजर्व रूम के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और नाम को मिटाकर पर अपने क्रिस्टल्स डालकर उस रूम को एक्टिवेट कर देता है। पर उस रूम की मालकिन जो लड़की होती है वो भी वहीं पर आ जाती है। वो लिनफेंग से कहती है क्या तुमने इसके ऊपर लिखे हुए नाम को मिटाया है। लिनफेंग उसे कहता है हाँ मैंने मिटाया, तो तुम मेरा क्या उखाड़ लोगी। वो लड़की चलती हुई सीधे चली जाती है। सामने दो और रूम्स होते हैं। वो उन दोनों रूम्स के ऊपर जाकर नॉक करती है। जैसे ही वो उन दोनों रूम्स के ऊपर नॉक करती है दोनों रूम्स के अंदर से दो लड़के बाहर निकलते हैं और वो बाहर निकलने के बाद उस लड़की को देखते हैं और कहते हैं यू जियाओ ये तो तुम हो। यू जियाओ उन दोनों का बाजू पकड़ लेती है और उनसे कहती है जोनिंग की चैंग यहाँ पर कोई है जो कि मुझे बुली कर रहा है, क्या तुम दोनों अपनी इस बिग सिस्टर का साथ नहीं दोगे। तो वो दोनों लड़के इसकी बात सुनने के बाद हमारे लिनफेंग से कहते हैं कमीने कहीं के, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती, तुम यहाँ पर आकर हमारे लिटिल जियाओ यू के रूम के ऊपर कब्जा करना चाहते हो। हमारी हिम्मत कैसे हुई इसके रूम को यहाँ पर टच करने की। जबकि लिनफेंग उन दोनों की बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है ये दोनों ही लड़के यहाँ पर इस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए मेरे साथ पंगा ले रहे हैं। इन्हें लगता है कि यहाँ पर इस तरह ये लड़की को इम्प्रेस कर पाएंगे। यूजिया उन दोनों लड़कों से कहती है आज रात मेरा कोई भी प्लान नहीं है, अगर तुम दोनों चाहो तो हम लोग आज रात खाने पर बाहर जा सकते हैं, उसके बाद हम लोग मेरे घर पर भी चलेंगे, तुम्हें पता है ना कि वहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आएगा। दोनों इसे कहते हैं क्या वाकई में, जबकि तुमने हमसे इस तरह रिक्वेस्ट किया है तो हम लोग तुम्हारी रिक्वेस्ट को मना कैसे कर सकते हैं। ठीक है हम तुम्हारे लिए तुम्हारा रूम वापस लेकर देते हैं और इस लड़के को भी अच्छा सबक सिखाएंगे। वो दोनों ही जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे से कहता है तो क्या ये तुम करोगे या फिर मैं करूंगा। दूसरा उसे कहता है नहीं हम दोनों एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। दूसरा उसे कहता है हाँ मेरा आइडिया बिल्कुल सेम है, चलो ठीक है हम दोनों मिलकर आगे बढ़ते हैं और इस लड़की को मार डालते हैं। उसके बाद हम लोग आपस में डिसाइड करेंगे कि इस लड़की के साथ यानी यूजियाओ के साथ कौन खाने पर जाएगा। वो दोनों ही बड़ी स्पीड से आगे बढ़ते हैं लिनफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन जैसे वो रास्ते में पहुंचते हैं तो एक वाला दूसरे के ऊपर अटैक कर देता है। वो कहता है मुझे पहले से पता था कि ये कमीना ऐसा ही करेगा। अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। वो दोनों वहाँ पर आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन दोनों में से सिर्फ एक ही उसके साथ खाने पर जा सकता है। तो वो दोनों यहाँ पर इसलिए आपस में फाइट कर रहे हैं। जबकि हमारा लिनफेंग वहाँ पर खड़ा होता है और सोच रहा होता है लगता है कि इन दोनों को लगता है कि मैं इन दोनों से फाइट करने के लायक भी नहीं हूँ, इसी वजह से ये पहले आपस में फाइट करके डिसाइड कर रहे हैं कि इनमें से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये तो मुझे बहुत ज्यादा कम आंक रहे हैं। तो वो दोनों जब एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं तो एक वाला आगे चला जाता है दूसरा पीछे रह जाता है। वो कहता है अब इसको मैं मारूंगा और जो भी इसको मारेगा वही यूजियाओ के साथ जा पाएगा। तो लिनफेंग कहता है ये तो बहुत बड़ा बेवकूफ है। वो लड़का जैसे ही हमारे लिनफेंग के करीब पहुंचता है लिनफेंग अपने हाथ को सामने करते हुए अपनी आइस मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है और उसे अपने करीब पहुंचने से पहले वहीं पर रोक देता है। उस लड़के की आंखों और उसके मुंह और नाक से ब्लड बहना शुरू हो जाता है और वहीं पर धर्म से गिर जाता है। दूसरे वाला लड़का कहता है इसने तो कीचेंग को मार डाला, वो भी सिर्फ एक ही मूव के साथ। लिनफेंग से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर कल्टीवेशन पगोडा के अंदर किसी की जान लेने की, क्या तुम्हें रूल्स की बिल्कुल ही परवाह नहीं है। लिनफेंग उसे कहता है हाँ मैंने इसको मारा है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं तुम्हें भी मारने वाला हूँ, तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। यूजियाओ जूनिंग से कहती है जूनिंग कहीं अब तुम्हें इस लड़के से डर तो नहीं लग रहा, तुमने यहाँ पर कीचेंग को मरते हुए क्या देख लिया, कहीं तुम इससे डर तो नहीं रहे। जूनिंग उसे कहता है मुझे इस लड़के से डरने की क्या जरूरत है, ये तो सिर्फ अपनी सोल लेयर के 5th लेवल पर है और मेरे सामने ये नहीं टिक पाएगा क्योंकि मैं इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। कीचिंग की तो किस्मत खराब थी, इसी वजह से वो इसके हाथों से मारा गया। और साथ ही वो लड़का अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है तो उसके पास फायर मास्टर स्पिरिट होती है जो कि फॉक्स टाइप की होती है। वो अपनी आंखों के साथ भ्रम पैदा कर सकता है यानी इल्यूजन्स टाइप की जो मास्टर स्पिरिट होती है, बिल्कुल वैसे ही इसके पास मास्टर स्पिरिट है। लिनफेंग यहाँ पर अपनी थंडर स्वर्ड इलेक्ट्रिक टेक्निक को यूज करते हुए इलेक्ट्रिक एक तलवार बनाता है। उस तलवार को उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेज देता है, जबकि वो लड़का अपनी आइस की मास्टर स्पिरिट को यूज करते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है क्योंकि उसे पहले से पता होता है कि इसकी ट्रेजेक्टरी कहाँ पर आने वाली है। तो लिनफेंग जब बार बार अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है तो वो बार बार उसके अटैक्स को पहले से अवॉइड कर लेता है। वो उसे कहता है तुम्हारी तलवार मेरे तक नहीं पहुंच पाएगी। लिनफेंग कहता है इसकी आंखें तो मेरे सारे मूव्स को देख पा रही है कि मैं कब कहाँ पर कौन सा मूव चलने वाला हूँ। इसकी मास्टर स्पिरिट तो मेरी डार्क सेलेस्टियल स्पिरिट की जैसी ही है। लिनफेंग उसे कहता है तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम तक पहुंच नहीं सकता और वो अपनी आंखों में डार्क सेलेस्टियल स्पिरिट को रिलीज करता है और साथ ही अपनी तलवार को भी निकाल लेता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लिनफेंग अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर बहुत सारे अटैक्स करता है। ज़ोनिंग भी उसके काफी सारे अटैक्स को अवॉइड कर लेता है, जबकि लिनफेंग को वहीं पर एक ओपनिंग दिखाई देती है। उसे पता होता है कि अब ये इस तरफ मुड़ने वाला है। लिनफेंग कहता है अब टाइम आ चुका है तुम्हारे इस खेल को खत्म करने का और लिनफेंग अपनी तलवार को उसकी बॉडी के अंदर धंसा देता है। लड़का चिल्लाकर उसे कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मेरी आइस की मास्टर स्पिरिट से कैसे बच सकते हो, मैं यहाँ पर तुम्हारी तलवार को आते हुए क्यों नहीं देख सका। लिनफेंग ने यहाँ पर इन दोनों लड़कों को मार दिया है। वहाँ पर जो लड़के खड़े होते हैं वो लोग कहते हैं हमने इस लड़की को पहले कभी क्यों नहीं देखा, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने तो जूनिंग और कीचिंग दोनों को ही मार दिया है। जबकि दूसरा लड़का उसे कहता है क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, मुझे पता है इसका नाम लिनफेंग है, हीमो को चैलेंज किया था उसके बाद से पूरी अकेडमी में सिर्फ इसी का नाम लिया जा रहा है। यूजियाओ भी ये बात सुनने के बाद काफी हैरान होती है और कहती है क्या ये वाकई में वही लड़का है जिसने हीमो को चैलेंज किया है। यूजियाओ जल्दी से आगे बढ़ती है और लिनफेंग से कहती है हम दोनों में कोई भी ऐसी बात नहीं है कि हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे को मार डालें, तुम्हें मेरा रूम चाहिए तो तुम मेरा रूम ले
सकते हो, वो रूम आज के बाद तुम्हारा हो गया। इन दोनों की तो जान ले ली है, अब मेरी जैसी कमजोर लड़की को तुम मारना नहीं चाहोगे। लिन फेंग उसे कहता, हम दोनों में ऐसा कोई भी झगड़ा तो नहीं है, लेकिन अगर मैं तुमसे ज्यादा कमजोर होता तो अब तक मैं यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर मरा पड़ा होता। तुमने इन दोनों को यूज करते हुए मुझे मरवा दिया होता। ऊपर से तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हारी जैसी वीक लड़की के ऊपर अटैक नहीं करूंगा। जूजियाओ जल्दी से आगे बढ़ती है, लिन फेंग के साथ चिपककर उसे कहती है, अगर तुम मुझे यहाँ पर जिंदा छोड़ देती हो तो तुम मुझसे कुछ भी काम ले सकते हो। समझ रही हो ना कि मैं तुमसे क्या कह रही हूँ, तुम कुछ भी कर सकते हो। लिन फेंग उसे पीछे की तरफ झटक देता और कहता है, नहीं, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ 10 सेकंड्स देता हूँ। तुम दोनों की डेड बॉडीज को उठाओ और जहाँ से दफा हो जाओ। इसके बाद कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। साथ ही लिन फेंग बाकी के सभी लोगों से कहता है, आज के बाद ये तीनों रूम्स मेरे हैं, इन रूम्स के अंदर जाने की हिम्मत मत करना। अगर किसी ने इन रूम्स के अंदर जाना है तो उसे पहले मुझसे फाइट करना होगी, मुझे हरा दो और इन रूम्स में जा सकते हो। सभी लोग घबराकर वहीं पर रुक जाते हैं, जबकि लिन फेंग अपने वाले रूम में चला जाता है। लिन फेंग अपने रूम में 3 महीने गुजारता है। कल्टीवेशन पकौड़ा के उस रूम के अंदर 3 महीने गुजारने के बाद एक्सीनम एकेडमी के अरीना का दिखाया जाता है। सभी बच्चे काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, आज यहाँ पर एकेडमी वालों ने एक अरीना क्यों सजाया हुआ है, और ऊपर से यहाँ पर बहुत सारे लोग इस मैच को देखने के लिए आए हैं। लगता है कि सुप्रीम एकेडमी जहाँ पर हीमो और लिन फेंग इन दोनों के दरमियान में ऑफिशियल मैच करवाने वाली है, इसी वजह से उन्होंने इतना ज्यादा बंदोबस्त किया है। इसी वक्त हीमो वहाँ पर निकल कर आ जाता है और अरीना के सेंटर में जाकर बैठ जाता है। तो हीमो यहाँ पर सबसे पहले पहुंचा है, जबकि यहाँ पर काफी सारी बड़ी फैमिलीज के लोग भी आए होते हैं। यहाँ पर यू क्लैन के लोग भी आए होते हैं, इसके अलावा बाई क्लैन के लोग आते हैं और इसके साथ साथ सेक्रेट एकेडमी के लोग भी हैं। हीमो के अपने क्लैन जो कि नाई क्लैन है, उसके लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं इस मैच को देखने के लिए। वाइस प्रिंसिपल वहाँ पर आते हैं और कहते हैं, मेरे सारे ऑनरेबल गेस्ट को मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ, अफसोस कि मैं तुम सभी को गेट पर लेने के लिए नहीं आ सका। तो वाइस प्रिंसिपल वहाँ पर आकर लैंडिंग करते हैं यू क्लैन के लीड एल्डर्स के सामने। यू फैमिली के थर्ड एल्डर से कहते हैं, वाइस प्रिंसिपल तुम्हारी यहाँ पर आमद तो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव थी। वाइस प्रिंसिपल उसे कहते हैं, थर्ड एल्डर तुम्हारा नाम भी कुछ कम नहीं बोला जाता, तुम भी वाकई में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो, लोग तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं। वाइस प्रिंसिपल सभी लोगों से कहते हैं, सभी लोग अपनी अपनी सीट के ऊपर बैठ जाओ, बहुत ही जल्दी यहाँ पर बैटल स्टार्ट होगी और इस बैटल को एंजॉय करना। सेक्रेट एकेडमी के काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पर आए होते हैं, उनमें हमारी लिन कियान भी होती है जो कि लिन फेंग की कजिन है, और उसके साथ साथ चू जैन भी होता है जो कि 8 ऑफिशियल यंग मास्टर्स में से एक मास्टर है। चू जैन लिन कियान से कहता है, तुमने एक बार मुझे बताया था हम लोग तुम्हारे कजिन को पकड़ने के लिए गए थे जिसका नाम लिन फेंग था, यहाँ पर भी एक लिन फेंग की फाइट होने वाली है, क्या तुम्हें लगता है कि ये वही लिन फेंग है? लिन कियान उसे कहती है, नहीं ये वो नहीं हो सकता। चू जैन उसे कहता है, अगर वो होगा भी तब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो अपनी सोल लेयर के 5th लेवल पर एक छोटा सा लड़का है, इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है, अगर मैं उसे मारना चाहूँ तो मैं उसे मार सकता हूँ, अगर जिंदा रखना चाहूँ तो जिंदा रखूंगा। लिन कियान उसे कहती है, बिग ब्रदर चू तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही लिन कियान सोच रही होती है, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही ओवर थिंक कर रही हूँ, फेंग तो यूनहाई सेक्टर के साथ ही मर गया होगा। इसी वक्त लिन फेंग भी वहाँ पर आ जाता है, तो लिन फेंग जैसी वहाँ पर अपीयर होता है, लिन कियान कहती है, ये तो वही लिन फेंग है। वो चिल्लाकर चू जैन से कहती है, ये तो वही है, ये मेरा कजन है, ये मेरा बेकार कजन लिन फेंग है। हीमो जो कि अरीना के सेंटर में बैठा होता है, लिन फेंग अरीना में ऊपर चढ़ते हुए आता है, वो दोनों एक दूसरे की तरफ घूर कर देखते हैं और साथ ही वो अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करते हैं। जैसे ही वो अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करते हैं तो वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है। देखने वाले कहते हैं, इन लोगों ने तो अरीना में जाने से पहले फाइट स्टार्ट कर दी, इनकी मास्टर स्पिरिट आपस में क्लैश कर रही है। हुसैन कहता है, लगता है कि मैंने लिन फेंग को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया, ये तो पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लिन फेंग जो कि अरीना की तरफ जा रहा होता है, वहीं पर थर्ड एल्डर जो कि यू क्लैन के थर्ड एल्डर है, वो चिल्लाकर उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें यहाँ पर इतना ज्यादा इंतजार करवाने की, तो बहुत ज्यादा एरोगेंट है। और साथ ही वो अपनी मास्टर स्पिरिट के साथ लिन फेंग के ऊपर अटैक करते हैं। लिन फेंग को एक जबरदस्त झटका लगता है। लिन फेंग उस झटके से निकलने के बाद एल्डर यू से कहता है, एल्डर यू आप एक सीनियर एल्डर होने के बावजूद यहाँ पर एक जूनियर स्टूडेंट के ऊपर अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे हैं, आपको तो शर्म आनी चाहिए, तुमने अपनी फैमिली का नाम बहुत ज्यादा खराब किया है। वाइस प्रिंसिपल भी उसे कहते हैं, एल्डर यू ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें इस तरह के मेथड्स एक बच्चे के खिलाफ यूज नहीं करने चाहिए। एल्डर यू लिन फेंग से कहते हैं, अगर हीमो तुम्हें हरा देता है तो इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर मरने वाले हो, क्योंकि ये मैच लाइफ एंड डेथ का है, और अगर तुम हीमो को हरा देते हो मत सोचना कि तुम जिंदा बच जाओगे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वाइस प्रिंसिपल उसे कहते हैं, क्यों यू क्या तुम इस बात को भूल रहे हो कि तुम इस वक्त सुप्रीम एकेडमी में खड़े हो, तुम यहाँ पर मेरे स्टूडेंट को धमकी नहीं दे सकते। एल्डर यू वाइस प्रिंसिपल से कहते हैं, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सी जगह पर खड़ा हूँ, मैं तुम्हें भी बता दूं, अगर तुमने यहाँ पर इस लड़के को मेरे हाथों से बचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी सुप्रीम एकेडमी को भी नहीं छोड़ूंगा, हम लोग तुम्हारे ऊपर भी अटैक करेंगे। कहीं पर हमारे सेकंड प्रिंस की एंट्री होती है। सेकंड प्रिंस वहाँ पर आता है और उसे कहता है, थर्ड अंकल यू तुम्हारा गुस्सा तो वाकई में बहुत ज्यादा बुरा है, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर शांत होने की जरूरत है। सभी लोग उसके सामने झुकते हुए उसे ग्रीट करते हैं क्योंकि वो सेकंड प्रिंस है और जो हाइनेस भी है। एल्डर यू जैसे सेकंड प्रिंस को वहाँ पर देखते हैं वो बिल्कुल नर्म हो जाते हैं और उसे कहते हैं, सेकंड प्रिंस प्लीज मुझे माफ करना, लगता है कि तुमने कुछ गलत सुना है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सेकंड प्रिंस उसे कहता है, थर्ड अंकल फिर तो ये बिल्कुल ठीक है, चलो चुपचाप यहाँ पर खड़े होकर मैच का मजा लेते हैं। तो यहीं पर हमारा हीमो और लिन फेंग का मैच स्टार्ट होने वाला है। तो मैच से पहले हीमो लिन फेंग से कहता है, तुम सोल लेयर के 5th लेवल पर हो और साथ ही तुम्हारे पास बहुत ही पावरफुल स्वर्ड फोर्स है, तो जैसे तुम 6 लेयर के कल्टीवेटर्स को भी आसानी
आसानी से मार सकते हो। अगर तुम्हारे पास बस इतना ही है तो फिर इस बात को याद रखो कि तुम यहाँ पर मुझे नहीं हरा पाओगे। जबकि हमारा लिन फेंग उसे कहता है, उम्मीद करता हूँ कि जितनी तेज तुम्हारी जुबान चलती है उतने तेज तुम्हारे हाथ भी चलेंगे, क्योंकि हमारी बैटल स्टार्ट होने वाली है। और वो दोनों ही जंप करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 87 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में इन दोनों की फाइट को देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? डार्क स्पिरिट के एपिसोड 88 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड का एंड लिन फेंग और हीमो की फाइट पर हुआ था। वो दोनों जंप करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हीमो लिन फेंग से कहता है, चलो मुझे यहाँ पर दिखाओ कि क्या तुम वाकई में मेरी रियल स्ट्रेंथ को फेस करने के लायक हो या नहीं, क्योंकि मैं अभी अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं करूंगा। तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर पंचेस मारना शुरू करते हैं। हीमो उसके ऊपर पंचेस मार रहा होता है, जबकि लिन फेंग उसके पंचेस को ब्लॉक कर रहा होता है। वो एक जबरदस्त पंच मारता है। लिन फेंग अपनी आइस की शील्ड को यूज करता है और उसके सामने आइस वॉल बनाता है, लेकिन हीमो उसकी आइस शील्ड को तोड़ देता है। लिन फेंग को उसके पंच का प्रेशर पड़ता है, जिससे वो घसीटता हुआ काफी दूर तक जाता है। लिन फेंग कहता है, इसका पंच तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है। देखने वाले कहते हैं, हमें पहले से पता था कि हीमो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पर सबसे ज्यादा है। सिर्फ वे की पंच के साथ लिन फेंग को पीछे की तरफ हटा दिया है। हीमो लिन फेंग से कहता है, जितना तुम्हारे बारे में सुना था तुम उतने अच्छे नहीं हो। तो मेरे एक ही पंच को बड़ी मुश्किल से ब्लॉक कर पा रहे हो। अभी तो मैं अपनी रियल स्ट्रेंथ को यूज भी नहीं कर पा रहा, तो तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। तो लिन फेंग उसकी तरफ घूर कर देखता है, फिर साथ ही वो ग्राउंड के ऊपर अपना पाँव मारता है। जैसे वो ग्राउंड पर पाँव मारता है, अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और फिर जंप करते हुए हीमो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसने अपने साथ अपनी एनर्जी की बनी हुई बहुत सारी तलवारें बनाई होती हैं और वो सारी की सारी तलवारें हीमो की तरफ आगे बढ़ती हैं। हीमो भी जल्दी से अपनी डार्क फ्लेम को रिलीज करते हुए उसकी सारी तलवारों को वहाँ पर तोड़ना शुरू कर देता है। लिन फेंग यहाँ पर अपनी तलवार के साथ स्वर्ड ऑफ निर्वाणा के फर्स्ट मूव लाइफ टेकर मूव को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। वो अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए उसकी तलवार को वहीं पर ब्लॉक कर लेता है। जैसे ही वहाँ पर उसकी तलवार को ब्लॉक करता है तो लिन फेंग अपनी स्वर्ड ऑफ निर्वाणा के सेकंड मूव स्प्रिंगर को यूज करते हुए अपनी तलवार को घुमाता है और उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है। इसी स्लैश के साथ वहाँ पर एरिना में एक जबरदस्त धमाका होता है, जिससे बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है। वो सभी लोग देख रहे होते हैं क्या वहाँ पर क्या होने वाला है, क्या हीमो मरा है या फिर हीमो ने लिन फेंग के ऊपर अटैक करके उसको मार दिया है। जैसे ही धुआं हटता है तो हीमो और लिन फेंग दोनों सही सलामत खड़े होते हैं। हीमो लिन फेंग से कहता है, तुम तो वाकई में मुझसे फाइट करने के लिए क्वालिफाइड हो। तो अभी सिर्फ शुरुआत है, अभी तो मैं अपनी स्ट्रेंथ को यूज कर रहा हूँ। ये सिर्फ वार्म अप था। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपने पास से कुछ ब्लैक लोटस बनाता है, जो कि उसकी ब्लैक फाइट से बने होते हैं। लिन फेंग से कहता है, ये फाइट कुछ ज्यादा ही बोरिंग होती जा रही थी, इसी वजह से अब मैं यहाँ पर अपनी ब्लैक लोटस फ्लावर की पावर को यूज करने वाला हूँ। इसमें ज्यादा मजा आएगा। लिन फेंग उसे कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही बकवास कर रही हो, अगर फाइट करनी है तो चुपचाप फाइट क्यों नहीं करते। हीमो से कहता है, लगता है कि तुम्हें मरने की ज्यादा जल्दी है, चलो ठीक है फिर तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और अपने सारे ब्लैक लोटस को लिन फेंग के ऊपर फेंक देता है। तो लिन फेंग अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ब्लैक लोटस को वहाँ पर हॉरिकेन की शेप में डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही लिन फेंग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हीमो से कहता है, मेरे ब्लैक लोटस के पास न सिर्फ अटैक करने की पावर है बल्कि ब्लॉक करने की पावर भी है। और वो अपनी ब्लैक फ्लेम को अपने सामने लाकर एक शील्ड बना लेता है। लिन फेंग उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। करीब पहुंचने के बाद अपनी स्वर्ड को ड्रॉ स्वर्ड मेथड से बाहर निकालने लगा है और अपनी इस अटैक के साथ लिन फेंग स्वर्ड फोर्स को भी रिलीज कर रहा होता है। देखने वाले कहते हैं, ये तो वाकई में एक स्वर्ड कल्टीवेटर है, ये स्वर्ड फोर्स को रिलीज कर रहा है। हीमो कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता। और वो अपनी ब्लैक फायर के साथ ही अपने सामने एक वॉल बनाता है। फेंग की तलवार उसके साथ टकराती है। वहाँ पर अरीना में फिर से एक जबरदस्त धमाका होता है और ये वाला धमाका पहले वाले से ज्यादा पावरफुल होता है। इसी धमाके के साथ उन दोनों के कपड़े भी फट जाते हैं। जैसे धुआं हटता है तो दिखाया जाता है कि हीमो की एब्डोमेन के ऊपर एक कट लगा होता है, जबकि लिन फेंग भी काफी जख्मी होता है। हीमो लिन फेंग से कहता है, लगता है कि अभी तक मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट ही कर रहा था, मुझे तुम्हें अपनी रियल स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। लिन फेंग फिर से उसे कहता है, क्या तुम बकवास करना बंद नहीं कर सकते, चुपचाप फाइट क्यों नहीं करते। हीमो से कहता है, चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी रियल स्ट्रेंथ क्या है। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है। जब वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो इस पर ब्लैक लोटस एनर्जी के बने हुए बाहर नहीं निकलते, बल्कि उसकी बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर के ब्लैक लोटस बन जाते हैं। तो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के साथ फ्यूज कर देता है। चूजन भी ये देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। चूजन कहता है, लगता है कि ये हीमो का फाइनल मूव है। उसने यहाँ पर अपनी डार्क फ्लेम्स को अपनी बॉडी के साथ मर्ज कर लिया है। ये हुदी ब्लैक फ्लेम्स बन चुका है। लिन कियान कहती है, अब हीमो की पावर प्लेयर के 7th लेवल तक पहुंच चुकी है। मुझे नहीं लगता कि अब हमारा लिन फेंग इसके सामने टिक पाएगा। लिन फेंग अब बहुत ही जल्दी मरने वाला है। एल्डर यू भी यही कह रहे होते हैं। एल्डर यू कहते हैं, लिन फेंग अब बिल्कुल नहीं बचेगा, हीमो इसको मार डालेगा। तो हीमो लिन फेंग से कहता है, अब तुम्हें इस बारे में बहुत ज्यादा फख्र महसूस करना चाहिए कि तुमने यहाँ पर मेरे फाइनल मूव को देख लिया, मैंने पहले कभी यूज नहीं किया। तो लिन फेंग अपनी तलवार को उसकी तरफ फेंक देता है। वो तलवार उड़ती हुई सीधी हीमो के पास पहुंचती है, लेकिन जैसी वो हीमो के साथ टकराती है क्योंकि ब्लैक फ्लेम्स उस तलवार को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देती हैं और हीमो बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और अपने पंच को फेंग की बॉडी के अंदर मारता है, जिससे उसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी पीछे की तरफ से बैकफायर होती है और लिन फेंग वहीं पर बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और जख्मी होने के बाद वहीं पर नीचे गिर जाता है। ऐसे लिन फेंग जख्मी होकर वहाँ पर गिर जाता है।
वक्त हमारी मैंकिंग एरिना में उतर आती है, अपनी आइस मास्टर स्पिरिट को रिलीज कर रही होती है। हीमो कहता है ये लड़की तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लगता है कि ये जानराम की एक्सपर्ट है। वो उसे कहता है तुम कौन हो और तुम हमारी बैटल में कैसे आ सकती हो, तुम्हें नहीं पता कि ये लाइफ एंड डेथ का मैच है। लिन फेंग उड़ता है मैंकिंग से कहता है मैंकिंग तुम यहाँ से जा सकती हो, इस मैच को मुझे खुद ही पूरा करना होगा। मैंकिंग लिन फेंग की तरफ देखती है और शांत हो जाती है और फिर वहाँ से गायब हो जाती है। लिन फेंग फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है असली मर्द हमेशा अपनी बैटल को तक लेकर जाता है, चाहे यहाँ पर उसकी मौत क्यों ना हो जाए। लिन फेंग हीमो से कहता है अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे हाथों से मर जाता हूँ तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करके फेयर एंड स्क्वायर मरना चाहता हूँ। हीमो लिन फेंग से कहता है अब मैं तुम्हारी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगा हूँ, क्योंकि तुम भी मेरी तरह एक बहुत ही अच्छे वॉरियर हो। मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए सिर्फ एक ही झटके में तुम्हें मार डालूंगा ताकि तुम्हें ज्यादा दर्द ना हो। लिन फेंग वहीं पर खड़ी खड़ी अपनी आंखें बंद कर देता है कि उसकी जो डार्क सेलेस्टियल स्पिरिट होती है उसकी बुक ओपन होती है और उसके साथ साथ वो वहाँ पर इंसाइट हासिल करना स्टार्ट करता है, क्योंकि लिन फेंग यहीं पर खड़े खड़े ब्रेक थ्रू करने वाला है। देखने वाले भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये लड़का यहाँ पर कर क्या रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि डर के मारे इसकी टांगे कांप रही हैं और ये अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा। सेकंड प्रिंस कहते हैं अगर ये लड़का यहाँ पर हीमो के हाथों से मरता नहीं है तो ये लड़का फ्यूचर में एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर बनेगा। एल्डर जू को भी समझ आ जाती है। एल्डर जू कहती है ये लड़का तो यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है। आई क्लैन के लोग चिल्लाकर कहते हैं हीमो जल्दी से आगे बढ़ो और इस लड़के को मार डालो इससे पहले कि यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर ले। इसने ब्रेक थ्रू कर लिया तो इसकी पावर बढ़ जाएगी। हीमो की बात सुनने के बाद लिन फेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है लिन फेंग वाकई में तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, तुम फाइट के दौरान यहाँ पर ब्रेक थ्रू कैसे कर सकते हो, तुम ऐसी स्टेट में चले गए हो जहाँ पर तुम्हारे पर अटैक करना बहुत ज्यादा आसान है। अब यहाँ पर तुम्हें कौन प्रोटेक्ट करेगा। वो जैसे ही अपनी फिस्ट को उसके साथ टकराता है, लिन फेंग को पंच मारता है तो उसका पंच वहीं पर किसी इनविंसिबल शील्ड के साथ टकरा जाता है, क्योंकि लिन फेंग जब वहाँ पर अपने लिए ब्रेक थ्रू कर रहा है तो उसकी मास्टर स्पिरिट उसे वहाँ पर प्रोटेक्ट कर रही है। हीमो कहता है इसके इर्द गिर्द बहुत सारी की पावर है जो कि इसको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रही है, मुझे इस की बैरियर को तोड़ना होगा ताकि मैं इस तक पहुंच सकूं। वो उसके ऊपर बहुत सारे पंचेस मारता है लेकिन वो सारे के सारे पंचेस वहीं पर की के साथ लॉक हो जाते हैं, क्योंकि लिन फेंग के इर्द गिर्द एक की इनविंसिबल वॉल होती है। हीमो भी पीछे की तरफ हट जाता है और कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, मुझे जल्दी से जल्दी इसको निपटना होगा कि अगर इसने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया तो मैं इसको हरा नहीं पाऊंगा। तो हीमो जल्दी से अपने दोनों हाथों को जोड़ता है और अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है। वो अपनी ब्लैक फ्लेम्स के साथ एक बड़ा सा मॉन्स्टर बनाता है। वो लिन फेंग से कहता है चलो देखते हैं कि अब तुम मेरी इस अटैक को ब्लॉक कर पाते हो या नहीं। जैसे वो लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता उसी वक्त तुम्हारे लिन फेंग के हाथों की तरफ दिखाते हैं कि लिन फेंग के हाथ में उसकी तलवार फॉर्म ले रही होती है, यानी कि उसकी तलवार बन रही होती है। और फाइनली हीमो के अटैक करने से पहले लिन फेंग अपनी तलवार को सामने की तरफ करता है तो उसकी मास्टर स्पिरिट भी रिलीज होती है और वहाँ पर एक जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है। वाइस प्रिंसिपल जब ये देखते हैं तो वो कहते हैं ये तो बहुत ही बुरा हुआ। वो जल्दी से जंप करते हुए उन दोनों की फाइट को रुकवाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। एक तरफ से हीमो अपने बड़े से मास्टर स्पिरिट के दानव के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, दूसरी तरफ से वहाँ लिन फेंग अपनी तलवार को घुमाता है क्योंकि उसने ब्रेक थ्रू कर लिया। इसी वजह से उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पर बहुत ज्यादा हो चुकी है। वहाँ पर उन दोनों की स्ट्रेंथ के आपस में टकराने में एक जबरदस्त धमाका होता है, अरीना में टूट जाता है और वहाँ पर जितने बच्चे होते हैं वो सभी लोग पीछे की तरफ गिर जाते हैं। वहाँ पर हर तरफ धुआं ही धुआं होता है। वो सभी लोग सामने की तरफ देख रहे होते हैं कि वहाँ पर क्या होने वाला है। अरीना पूरी तरह से टूट चुका है। लिन फेंग और हीमो दोनों ही सारे मलबे के नीचे दब चुके हैं। सेकंड प्रिंस सोच रहा होता है ये दोनों तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये दोनों अपनी सोल लेयर में बिल्कुल भी नहीं लगते। ऐसा लग रहा है जैसे जानराम के एक्सपर्ट यहाँ पर फाइट कर रहे हो। वहीं पर पत्थरों के बीच में हीमो और लिन फेंग को भी दिखाते हैं। हीमो के एल्डर जल्दी से जंप करते हुए हीमो के पास चले जाते हैं और साथ ही वो गुस्से के साथ लिन फेंग की तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे हीमो को इतना ज्यादा बुरी तरह से जख्मी करने की। के पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। उसी वक्त हमारी मैंकिंग वहाँ पर सीधी आकर लिन फेंग के पास बैठ जाती है और उस एल्डर से कहती है थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पर इस फाइट में इंटरवीन नहीं किया, इसलिए तुम भी यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम करोगे तो फिर मैं भी करूंगी। और साथ ही वो लिन फेंग से कह रही होती है लिन फेंग तुम्हारी फाइट खत्म हो चुकी है, अब मुझे यहाँ पर रोकने की कोशिश मत करना, अब बाकी सब कुछ मुझे संभालने दो। सेकंड प्रिंस आगे बढ़ते हैं और उनसे कहते हैं चलो हम लोग इस बैटल को यहीं पर खत्म करते हैं। सेकंड प्रिंस कहते हैं ये दोनों ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, अगर इन दोनों में से कोई एक भी मरेगा तो ये ना सिर्फ हमारी सुप्रीम अकेडमी का नुकसान होगा बल्कि हमारे पूरे के पूरे जुजू कंट्री का नुकसान होगा। ये दोनों ही आगे जाकर महान वॉरियर्स बन सकते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इन दोनों में से कोई मरे। तुम सभी एल्डर्स को पीछे हटना होगा। वाइस प्रिंसिपल उन सभी से कहते हैं सभी लोगों ये फाइट फाइनली ओवर हो चुकी है। जून से कहते हैं अब जबकि इस फाइट को लाइफ एंड डेथ फाइट कहा गया था तो हमें इस मिडवे में खत्म नहीं करना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारी सुप्रीम अकेडमी के डिसाइपल्स कावर्ड्स हैं, यानी कि वो डरपोक हैं। लिन फेंग जख्मी हालत में भी उस एल्डर को नहीं छोड़ता। वो उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग तुम्हारी यू फैमिली के लोगों की तरह हैं? यू फैमिली के लोग बहुत ज्यादा डरपोक हैं, सुप्रीम अकेडमी का कोई भी स्टूडेंट डरपोक नहीं है। एल्डर यू से कहते हैं तुम तो वहाँ पर अधमरी हालत में पड़े हो जो कि मर
मरने वाले हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे यू क्लैन के लोगों के बारे में इस तरह बात करने की। मेरी यू क्लैन का कोई भी मेंबर कावड़ नहीं है। जबकि सेकंड प्रिंस गुस्से के हिसाब से कहता है, थर्ड अंकल, मैंने पहले भी कहा है कि हम लोग इस फाइट को यहीं पर एंड करने वाले हैं। लगता है कि आपको मेरी बात की समझ नहीं आई। एल्डर ह्यूज की बात सुनने के बाद से कहते हैं, ठीक है योर हाइनेस, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। जबकि वाइस प्रिंसिपल सोच रहे होते हैं, इस एल्डर को जरा भी अकल नहीं है। ये यहाँ पर सेकंड प्रिंस के सामने इतना ज्यादा एरोगेंटली बिहेव कर रहा है, जबकि इसे अच्छी तरह से पता है कि ये डोमेन किसकी है। ये यहाँ पर सिर्फ अपने क्लैन का नाम खराब कर रहा है और कुछ भी नहीं। वाइस प्रिंसिपल लिन फेंग और हीमो से कहते हैं, तुम दोनों की फाइट ऑफिशियली यहाँ पर खत्म होती है। तुम दोनों इसको ड्रा मैच समझो और तुम दोनों यहाँ से वापस जा सकते हो। तो एल्डर अपने हीमो को उठाकर ले जाते हैं, जबकि मैंग किंग अपने लिन फेंग को उठाकर वापस ले आती है। लिन फेंग के साथी भागते हुए उसके पास आ जाते हैं। वो उसे कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? लिन फेंग उनसे कहता, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लिन फेंग उनसे कहता, अगर हीमो नहीं मरा तो फिर मैं कैसे मर सकता हूँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ब्रदर जान उनसे कहता है, यू फैमिली के लोग तो काफी ज्यादा बुरे हैं। सेकंड प्रिंस वहाँ पर नहीं होते तो यू फैमिली वाले लोग तुम्हें जरूर वहाँ पर मार डालते। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 88 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 89 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मैंग किंग लिन फेंग को जख्मी हालत में अरीना से लेकर वापस आ जाती है और उसके दोस्त उसके लिए काफी ज्यादा परेशान होते हैं। क्योंकि अरीना के पास लिन कियान अभी वहीं पर खड़ी होती है। वो लिन फेंग को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। चूज़ेन उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये लड़का चाहे कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए, मेरे सामने ये कुछ भी नहीं है। मुझे जब भी कभी मौका मिलेगा मैं इसको जरूर मार डालूंगा। लिन कियान भी इसी बारे में सोच रही होती है। लिन कियान कहती है, हालांकि वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया और हमारी फैमिली में अगर होता तो हमारी फैमिली का नाम रोशन करता, लेकिन चूज़ेन के सामने वो कुछ भी नहीं है। चूज़ेन उसे मार सकता है। वाइस प्रिंसिपल सारे बच्चों से कहते हैं, आज की फाइट खत्म हो चुकी है, तुम सभी लोग वापस से अपनी क्लासेस में चले जाओ। तो हमारा लिन फेंग वहाँ से अपनी फाइट खत्म करने के बाद सीधा थर्ड फ्लोर के ऊपर चला जाता है कल्टीवेशन पगोडा के। वो अपना रूम में जाता है जहाँ पर उसने अपने रूम को रिजर्व किया था। तो उसके जख्म काफी ज्यादा गहरे हैं, तो वहाँ पर कल्टीवेट करके उनको हील कर सकता है। लिन फेंग उनसे कहता है, मैंने यहाँ पर अपने लिए 3 रूम्स को बुक किया है, तुम सभी लोग भी यहाँ पर कल्टीवेट कर सकते हो। वो मैंग किंग से कहता है, मैंग किंग तुम भी अपने लिए एक रूम ले लो। तो मैंग किंग रूम के अंदर जाने से पहले लिन फेंग से कहती है, मैं यहाँ पर तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि सेकंड प्रिंस अगर वहाँ पर नहीं भी होता, क्योंकि सेकंड प्रिंस ने उन सभी को तुम्हें वहाँ पर मारने से रोका था, अगर वो वहाँ पर नहीं होता तब भी तुम्हारी जान खतरे में नहीं थी, मैं तुम्हें बचा सकती थी। इसलिए तुम्हारा सेकंड प्रिंस का तुम्हारे ऊपर कोई भी एहसान नहीं है। और इतना कह के मैंग किंग अपने रूम के अंदर चली जाती है। लिन फेंग डान वूजा के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर सेकंड प्रिंस उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। नेक्स्ट सीन में गार्डन का दिखाया जाता है जहाँ पर सेकंड प्रिंस बैठा मछलियाँ पकड़ रहा होता है। उसी वक्त नैनचैन उसके पास आता है। सेकंड प्रिंस उसे कहता है, नैनचैन तुम फिर से काफी अर्से के बाद आए हो, बताओ क्या खबर लेकर आए हो। नैनचैन सेकंड प्रिंस से कहता है, वो लड़का वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो फियरलेस है। तो वहाँ पर एल्डर यू के साथ भी फाइट मोल ली, हालांकि उसे पता नहीं था कि वो कौन है। अगर उसने जाने अनजाने में उसके साथ फाइट मोल ली है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर उसने जानबूझकर ये सब कुछ किया है तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ स्कीम कर रहा है। सेकंड प्रिंस उसे कहते हैं, अगर वो गुस्से के साथ ऐसे एल्डर यू के ऊपर अटैक कर देता फिर तो इससे मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती, क्योंकि मुझे उस लड़के से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। और दूसरी बात, क्या तुम उसके बारे में श्योर हो या नहीं? नैनचैन उसे कहता है, सेकंड प्रिंस हाँ बिल्कुल मैं इस बात में क्लियर हूँ, ये वही लड़की है जिसने उस दिन मुझसे फाइट की थी, जो इस लड़के को प्रोटेक्ट करती है। सेकंड प्रिंस नैनचैन से कहता है, आज के बाद तुम्हें लिन फेंग पर नजर रखने के लिए और किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, कि उसके साथ एक जान राम की एक्सपर्ट है, वो उसको प्रोटेक्ट कर सकती है। सेकंड प्रिंस कहता है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग लिन फेंग के स्टेटस को और ज्यादा कंसील करके रख सकते हैं। आज या कल सभी लोगों को उसके स्टेटस के बारे में पता चल ही जाएगा, इसलिए एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी देखो और उसके बारे में जो सारी खबर फैला दो, कि बहुत ही जल्दी सभी को पता चलने वाला है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उसे ये बात खुद ही बताऊं, क्योंकि लिन फेंग ने यहाँ पर बहुत सारी बड़ी फैमिलीज के साथ पंगा लिया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं लिन फेंग को कोई ऑफिसर बना दूं या फिर उसकी पोजीशन को हाई कर दूं, कि वो नोबल्स के सामने सीना तान कर चल सके। तो नेक्स्ट सीन 2 महीने के बाद का दिखाया जाता है। 2 महीने के बाद हमारा लिन फेंग अपनी कल्टीवेशन पगोडा से बाहर निकलता है। जैसे वो बाहर निकलता है, नैनचैन वहीं पर उसका इंतजार कर रहा होता है। लिन फेंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। नैनचैन लिन फेंग को यंग मास्टर कहते हुए अपने बारे में बताता है। उसे कहता है, यंग मास्टर मेरा नाम नैनचैन है और मैं यहाँ पर अपने सेकंड प्रिंस के कहने पर आया हूँ। सेकंड प्रिंस ने आपके लिए इन्विटेशन भेजा है, वो चाहते हैं कि आप उनसे मिलें और साथ ही उन्होंने यहाँ पर आपके लिए घोड़ा भी भेजा है, आपको मेरे साथ चलना होगा। लिन फेंग उसे कहता है, लेकिन तुम्हारे सेकंड प्रिंस मुझे क्यों इनवाइट कर रहे हैं? आखिर मुझे इनवाइट करने में ऐसा क्या खास है? नैनचैन उसे कहता है, यंग मास्टर मुझे डिटेल्स के बारे में नहीं पता, एक बार जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको ये सब कुछ पता चल जाएगा। यकीन माने उनका कोई भी बुरा इरादा नहीं है, वहाँ पर जाकर आपको फायदा ही होगा। साथ ही उसे कहता है, मैं आपके लिए घोड़े का बंदोबस्त करके आया हूँ, चलो जल्दी से मेरे साथ आ जाए।
जाए, हम लोग चलते हैं। लिन फेंग उसे कहता है चलो ठीक है फिर चलते हैं, और वो भी जाकर घोड़े के ऊपर बैठ जाता है। चेन उसे कहता है तुम बस मेरे पीछे पीछे आना। जबकि वहाँ पर गली में जो बच्चे खड़े होते हैं वो सभी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं सेकंड प्रिंस तो वाकई में लिन फेंग को मिलने के लिए बुला रहा है। इसका मतलब यह है कि सेकंड प्रिंस को लिन फेंग में काफी ज्यादा दिलचस्पी है। नैनशियन लिन फेंग को अपने साथ लेकर एक गार्डन की तरफ जाता है। लिन फेंग उस गार्डन को देखता है और कहता है ये तो काफी ज्यादा अच्छी जगह है। वो उसे कहता है हाँ ये काफी अच्छी जगह है और यहीं पर तुम बाकी के सारे यंग मास्टर्स और सेकंड प्रिंस से भी मिलोगे। नैनशियन वहीं पर रुक जाता है और उसे कहता है आप इस ब्रिज को पार करते हुए वहाँ पर चले जाओ, वहीं पर सारे लोग तुम्हें मिलेंगे। लिन फेंग जैसे वहाँ से जाने लगता है उसी वक्त वहाँ पर एक और लड़का आता है जो कि यूई फैमिली का यंग मास्टर है। वो उसे कहता है यहाँ से दफा हो जाओ, तुम यहाँ पर खड़े होने के लायक नहीं हो, ना ही अंदर जाने के लायक हो। लिन फेंग उसकी बात को इग्नोर करता है और आगे की तरफ चल पड़ता है। जबकि यंग मास्टर यूई उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो पीछे की तरफ से उसे पंच मारता है, लेकिन लिन फेंग एक बार खड़े खड़े उसकी तरफ घूर कर देखता है और साथ ही अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है। तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, एनर्जी फोर्स निकलती है जिससे यंग मास्टर यूई पीछे की तरफ गिर जाता है और कहता है मैं तो इसकी फोर्स को यहाँ पर ब्लॉक नहीं कर पा रहा, ये तो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो लिन फेंग उसके ऊपर अटैक करने के बाद आगे बढ़ जाता है और उसे कहता है फ्यूचर में इस बार में पहले सोच लेना, मेरे ऊपर अटैक करने से पहले 10 बार सोचना। साथ ही हमारा लिन फेंग आगे बढ़ जाता है। जैसे ही वहाँ पर मेन हॉल में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी टेबल्स लगे होते हैं और वहाँ पर बहुत सारे यंग मास्टर्स बैठे होते हैं। सेंटर में सेकंड प्रिंस बैठा होता है कि वहीं पर वैन आउजू भी बैठा होता है। यंग मास्टर वैन लिन फेंग से कहता है ब्रदर लिन जल्दी से यहाँ पर आओ, मेरे साथ बैठ जाओ। सेकंड प्रिंस यंग मास्टर यूई और लिन फेंग से कहता है तुम दोनों आज मेरे बहुत ज्यादा ऑनरेबल गेस्ट हो, मैंने तुम सभी लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाया कि तुम सभी लोग एक दूसरे को देख सको और एक दूसरे को जान सको कि हमारे ज़ाओजू किंगडम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लड़के तुम ही सभी हो, तुम सभी लोग जीनियस हो, इसी वजह से मैं तुम सभी को यहाँ पर मिला रहा हूँ। तो लिन फेंग वैन आउजू के साथ बैठ जाता है। वो सारे यंग मास्टर से कहता है तो चलो मैं तुम्हें सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ क्योंकि तुम सभी लोग इसको नहीं जानते होगे। ये सुप्रीम अकेडमी का एक स्टूडेंट है। 2 महीने पहले इसने हीमो से फाइट की थी और इन दोनों की फाइट ड्रा रही थी। यंग मास्टर यूई कहता है तो इन दोनों की फाइट जब वहाँ पर ड्रा रही है तो फिर इस लड़की को यहाँ पर इतना एरोगेंट होने की क्या जरूरत है, या तो होता कि इसने उसको मार दिया होता। लेकिन प्रिंस उसे कहते हैं यंग मास्टर यूई लगता है कि आपको इसकी ट्रू स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता, वहाँ पर हम लोग फाइट देखने के लिए मौजूद थे और वो फाइट वाकई में बहुत ज्यादा शानदार थी। साथ ही सेकंड प्रिंस लिन फेंग से कहते हैं लिन फेंग ब्रदर यूई तो सिर्फ वही बात कर रहे हैं जो इससे सोच में आ रही है, इसलिए तुम्हें इसकी बात के ऊपर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये जो भी कहे तुम्हें उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चलो लिन फेंग मैं तुम्हें बाकी के सारे यंग मास्टर से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये सभी लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और जीनियस हैं। इनमें से किसी के साथ भी चैलेंज करके फाइट कर सकते हो जिससे तुम्हें काफी अच्छी एडवाइस मिलेगी। सेकंड प्रिंस सबसे पहले यंग मास्टर यूई के बारे में बताता है। वो उसे कहता है ये यूई क्लैन का एक मेंबर है जो कि यहाँ का सबसे बड़ा क्लैन है इंपीरियल सिटी में। डॉन हान को तो तुम जानते होगे, ये प्रिंस लैंग का बेटा है और उसके साथ उसकी बहन है जिसका नाम डॉन जू है। नेक्स्ट वो उसे मेंग चोंग के बारे में बताता है। मेंग चोंग को भी आप लोग पहले ही देख चुके हैं। इसके साथ यूटियान जिंग बैठा होता है। यूटियान जिंग को भी आप लोग पहले देख चुके हैं। प्रिजन एरिना में ये वहाँ पर बैठा हुआ था और इसने लिन फेंग की इंसल्ट की थी। यहाँ पर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि पहले से लिन फेंग से काफी ज्यादा गुस्सा है क्योंकि लिन फेंग इनके साथ कुछ ना कुछ बुरा कर चुका है। फेंग इसी बारे में सोच रहा होता है। लिन फेंग कहता है सेकंड प्रिंस ने यहाँ पर बहुत सारे यंग मास्टर्स को बुलाया है। ये सारे के सारे पावरफुल बैकग्राउंड से हैं। इतना पावरफुल बैकग्राउंड से है कि बड़े होने के बाद ये पूरे की पूरी ज़ूजू किंगडम को चेंज कर सकते हैं। इनके पास इतनी ज्यादा फैमिली बैकग्राउंड की पावर है। इनमें से काफी सारे ऐसे हैं जिनके साथ पहले से मेरा कोई ना कोई झगड़ा चल रहा है। सेकंड प्रिंस लिन फेंग से कहता है लिन फेंग अपना जाम उठाओ और इन सभी के साथ टोस्ट करो। यंग मास्टर वैन लिन फेंग से कहता है क्या तुम्हें पता है कि इस जगह को क्या कहते हैं? इस जगह को लव सिक फॉरेस्ट कहते हैं, या फिर तुम इसको लव सिक पैलेस भी कह सकते हो। और जहाँ पर जो तुम्हें अल्कोहल दी जा रही है उसका नाम भी लव सिक अल्कोहल है। वो सभी लोग अपना अपना ग्लास उठाते हैं और पीते हैं। सेकंड प्रिंस उनसे कहता है वाइन तो खत्म ही होने वाली है और मेरा इंपॉर्टेंट गेस्ट अभी तक यहाँ पर पहुँचा नहीं है कि मुझे उसे खुद ही वेलकम करने के लिए जाना पड़ेगा। लिन फेंग इस बात से हैरान होता है और वैन हाउसू से कहता है यहाँ पर कौन से गेस्ट की बात हो रही है जिसको लेने के लिए सेकंड प्रिंस खुद जाने वाला है। वैन हाउसू से कहता है बस इंतजार करो, जल्दी पता चलेगा। सेकंड प्रिंस उठकर वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर के बाद वो एक लड़की के साथ वहाँ से वापस आता है। वो लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। लिन फेंग उसकी तरफ देखता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की है। लिन फेंग उसी लड़की की तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है जबकि वो लड़की लिन फेंग की तरफ देखती है और कहती है ये लड़का मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहा है, जबकि लिन फेंग भी देख लेता है कि उसने उसको नोटिस कर लिया। सेकंड प्रिंस अपनी टेबल के सामने जाकर बैठ जाता है और वो लड़की भी उसके साथ ही बैठ जाती है। ये सेकंड प्रिंस की बहन है। सेकंड प्रिंस सबसे पहले लिन फेंग के बारे में अपनी बहन को बताते हैं। वो उसे कहते हैं इसका नाम लिन फेंग है और ये सुप्रीम अकेडमी का बहुत ही टैलेंटेड लड़का है। यहाँ तक कि इसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि इसने हीमो को बहुत ही कड़ी टक्कर दी और उसको हरा दिया। सेकंड प्रिंस अपनी बहन से कहता है जिंजी जैसा कि तुम देख सकती हो मैंने सारे यंग मास्टर्स को यहाँ पर बुलाया है, ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। इसे अपनी लव सिक अल्कोहल का ग्लास उठाओ और उसके बाद इनमें से देखो शायद तुम्हें इनमें से कोई पसंद आ जाए। जिंजी शर्माते हुए कहती है ब्रदर ये तुम यहाँ पर किस तरह की बात कर रहे हो, मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं है। यंग मास्टर यूई से कहता है जिंजी मैंने तुम्हें काफी अरसे से नहीं देखा, उम्मीद करता हूँ कि तुम ठीक होगी। प्रिंसेस से कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे ये सब कुछ पूछने के लिए। यंग मास्टर यूई
जुई से कहता है कुछ अर्सा पहले मेरे ग्रैंडपा ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा था और साथ ही उन्होंने तुम्हारे बारे में मुझसे बात भी की थी। उम्मीद करता हूँ कि मैं उनकी ख्वाहिश को जरूर पूरा करूंगा। मेरे ग्रैंडपा की ख्वाहिश ये है कि हम दोनों जल्दी से जल्दी शादी कर लें। वो यहाँ पर ये वाली बात करता है, सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सेकंड प्रिंस उसे कहता है तो जुई तुम जिसके चांस चाहे उसके साथ शादी कर सकते हो, लेकिन मेरी बहन सिर्फ उसी के साथ शादी करेगी जिसके साथ वो खुद शादी करना चाहेगी। यंग मास्टर जुई उसकी बात सुनने के बाद हैरान होता है। सेकंड प्रिंस से कहता है सेकंड प्रिंस मैं यहाँ पर आपसे रूड तो नहीं होना चाहता, लेकिन आपको भी अच्छी तरह से पता है कि हमारे जुई क्लैन में कितने सारे सीक्रेट्स हैं और हमारा जुई क्लैन इंपीरियल सिटी का सबसे बड़ा क्लैन है। मैं जहाँ पर जिंजी से शादी नहीं करूंगा तो फिर और कौन इससे शादी करेगा। हमारे पूरे क्लैन में सभी लोगों को यही लगता है कि मैं ही एक ऐसा हूँ जो कि प्रिंसेस से शादी करने के लायक है। सेकंड प्रिंस उसे कहता है तो मैं तुम्हें सीधी और सिंपल सी बात बताता हूँ, ये सारा तुम्हारे क्लैन का मसला है। मेरी बहन तुम्हारे साथ शादी नहीं करेगी। अगर वो तुमसे शादी करना चाहती है तभी तुमसे शादी करेगी, ना वो आजाद है। वो चाहे जिसको भी अपने लिए दूल्हा चूज करना चाहे उसे चूज कर सकती है। यहीं पर एक और लड़का बैठा होता है जिसका नाम फेंग होता है। उनसे कहता है यहाँ पर सीनरी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और प्रिंसेस भी यहाँ पर मौजूद है, लगता है कि अभी भी यहाँ पर कुछ मिसिंग है। फेंग चोंग से कहता है यंग मास्टर फेंग तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर क्या मिस है। यंग मास्टर फेंग उनसे कहता है हम सभी लोग यहाँ पर सबसे टैलेंटेड बच्चे हैं, सभी यहाँ पर सेकंड प्रिंस के कहने पर इकट्ठे हुए हैं। अब जबकि प्रिंसेस भी यहाँ पर है तो हम सभी को यहाँ पर आपस में स्पार मैच करके अपनी पावर्स को डिमोन्स्ट्रेट करवाना चाहिए, जिससे सेकंड प्रिंस खुश होगी, हमारा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और इनका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। यंग मास्टर फेंग कहता है मैं फेंग जाओ यहाँ पर लिन फेंग को चैलेंज करना चाहूंगा, हम दोनों यहाँ पर फाइट करेंगे। लिन फेंग ने हीमो से फाइट की है तो मैं देखना चाहता हूँ कि आज ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या ये यहाँ पर मुझसे फाइट कर पाएगा या नहीं। लिन फेंग उसके चैलेंज की बात सुनने के बाद उसे कहता है मैं अपनी हार मानता हूँ, मुझे तुमसे फाइट नहीं करनी। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 89 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 90 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लड़का जिसका नाम जाओ फेंग होता है, जाओ फेंग लिन फेंग को चैलेंज करता है। वो कहता है हम लोग यहाँ पर एक स्पार मैच करते हैं कि जहाँ पर सभी का एंटरटेनमेंट हो सके, क्योंकि हम सभी लोग यहाँ पर यंग टैलेंट हैं। कि लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद से कहता है मैं अपनी हार मानता हूँ, मुझे तुमसे फाइट नहीं करनी। मैंग चोंग लिन फेंग से कहता है ये क्या बात हुई, मैंने तो सुना था कि तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो, तुम तो यहाँ पर फाइट करने के नाम पर ही हार मान रहे हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता प्रिंस और प्रिंसेस दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं, तुम्हें तो उनकी इज्जत का भी जरा भी ख्याल नहीं है। हम लोग तो यहाँ पर सिर्फ उनको एंटरटेन करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ पर इस फाइट को रिफ्यूज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लिन फेंग उसे कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि अगर प्रिंस और प्रिंसेस यहाँ पर बैठे हुए हैं तो चाहे कोई भी यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करे तो हमें इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जोंग उसे कहता है हाँ ये एक बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है, हम लोग यहाँ पर प्रिंसेस को एंटरटेन कर सके, इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम्हें जाओ फेंग के चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। लिन फेंग उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है ये तो तुमने बहुत ही अच्छी बात की है, चलो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करता हूँ, यहाँ पर प्रिंसेस को एंटरटेन करना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, आप जल्दी से इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लो। जोंग इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और डर भी जाता है। लिन फेंग उसे कहता अब तुम्हें क्या हुआ, चलो जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, मुझे तुमसे फाइट करनी है। ये सब कुछ तो हम लोग प्रिंसेस को खुश करने के लिए कर रहे हैं, तो ये बड़ी ऑनर की बात है, इसलिए तुम हार किसे मान सकते हो, तुम डर कैसे सकते हो। और अगर तुम यहाँ पर मुझसे फाइट नहीं कर सकते तो फिर अपना गंदा मुंह बंद रखो, तुम्हें यहाँ पर किसी की साइड लेने की जरूरत नहीं है। जाओ फेंग जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है। लिन फेंग से कहता है ब्रदर लिन, मैंने यहाँ पर पहले तुम्हें चैलेंज किया है ताकि हम दोनों यहाँ पर स्पार मैच कर सके, लेकिन तुम मुझसे फाइट क्यों नहीं करना चाहते। अगर तुम्हें ब्रदर मैंग चोंग के साथ ही फाइट करनी है तो सबसे पहले तुम्हें मेरे चैलेंज का जवाब देना चाहिए, यानी पहले मुझसे फाइट करो और उसके बाद ब्रदर मैंग चोंग से फाइट करना। मैंग चोंग भी लिन फेंग से कहता है लिन फेंग लगता है कि तुम यहाँ पर जाओ फेंग से फाइट नहीं करना चाहते क्योंकि तुम उससे डर गए हो, इसलिए पहले तुम्हें जाओ फेंग को फाइट में हराना होगा। अगर तुमने उसको हरा दिया उसके बाद मुझे चैलेंज करना। लिन फेंग उसे कहता है तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि अगर मैं जाओ फेंग को फाइट में हरा देता हूँ तो उसके बाद मैं तुम्हें चैलेंज कर सकता हूँ, यानी कि हम दोनों फाइट करेंगे। मैंग चोंग उसे कहता है हाँ ठीक है, मैं बाद में तुमसे फाइट करूंगा। फेंग उनसे कहता है तो बताओ हम लोग फाइट कहाँ पर करने वाले हैं। जाओ फेंग कहता है हम लोग यहाँ पर तो फाइट नहीं कर सकते, ये सभी लोग यहाँ पर ड्रिंक करते हुए हमारी फाइट को देख सके, इसलिए हम लोग वहाँ पर नदी में 2 राफ्ट्स के ऊपर खड़े होकर फाइट करेंगे, अगर तुम्हें इससे कोई मसला ना हो। प्रिंसेस अपने भाई से कहती है सेकंड ब्रदर क्या तुम इनको रोकने वाले नहीं हो, क्या तुम इन्हें फाइट करने दोगे। सेकंड प्रिंस उसे कहता है ये कोई बड़ा मसला नहीं है, उन्हें फाइट करने दो। जाओ फेंग और लिन फेंग दोनों ही जाकर राफ्ट्स के ऊपर खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर जब वो दोनों आमने सामने होते हैं तो जाओ फेंग लिन फेंग से कहता है ब्रदर लिन फेंग जबकि प्रिंस यहाँ पर फाइट देख रहे हैं तो प्रिंस की वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारी जान तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को क्रिपल कर दूंगा ताकि तुम यहाँ पर जिंदा तो रहो, ताकि तुम्हारी जान ना जाए। फेंग उसे कहता है हम दोनों तो यहाँ पर स्पार मैच करने वाले थे ताकि हम लोग यहाँ पर प्रिंसेस को एंटरटेन कर सके, लेकिन ये किसी दूसरे को क्रिपल करने वाली बात कहाँ से आ गई, तुम तो यहाँ पर फाइट के लिए सीरियस हो गए हो। क्योंकि जाओ फेंग आगे से हंसना शुरू कर देता है। चोंग कहता है इस बेवकूफ तो पता ही नहीं है कि हम लोग यहाँ पर इसके साथ क्या करने वाले हैं, इसे लगा था कि यहाँ पर कोई स्पार मैच होने वाला है। जबकि लिन फेंग से कहता है इस सब में इतना फनी क्या है, तुम हंस
हंस क्यों रहे हो? जाओ फेंग लिन फेंग से कहता है मैं इस बात पर हंस रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा मर्सी दिखा रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर तरस खा के तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारी कल्टीवेशन को ही ब्लॉक करूंगा। और साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए फेंग के ऊपर अटैक करता है। वो जब वहाँ पर स्लैशेस लगाता है तो लिन फेंग के पाँव के नीचे जो राफ्ट होती है वो टूट जाती है। लिन फेंग अपनी राफ्ट के ऊपर से जल्दी से जंप करता है और पानी के ऊपर खड़ा हो जाता है। जाओ फेंग उसे कहता है अगर तुम यहाँ पर अपनी फुल कोशिश नहीं करोगे तो मुझे नहीं हरा पाओगे, तुम्हें यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश करना होगी तभी तुम मुझे हरा पाओगे। लिन फेंग वहीं पर पानी के ऊपर खड़े खड़े अपने पाँव को ऊपर की तरफ उठाता है और पानी के ऊपर जोर से अपना पाँव मारता है तो वहाँ पर से पानी की एक जबरदस्त वेव निकलती है। वो वेव काफी ज्यादा पावरफुल होती है। जाओ फेंग उस पानी की वेव की तरफ देख रहा होता है जबकि हमारा लिन फेंग बड़ी स्पीड से घूमता है उसके पीछे वाली साइड पर चला जाता है। लिन फेंग जाओ फेंग से कहता है थोड़ी देर पहले जब तुमने मुझे चैलेंज किया था मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपनी हार मानता हूँ, मुझे तुमसे फाइट नहीं करनी। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं तुमसे डरता हूँ बल्कि इसका मतलब ये था मैं तुम्हारे ऊपर तरस खाकर तुम्हें कह रहा था कि मैं हार मान लेता हूँ, अगर मैं तुमसे फाइट करूंगा तो फिर तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। लिन फेंग उसके सर से उसको पकड़ता है और सर से पकड़ने के बाद उसे उठाकर सामने की तरफ पटक देता है। वो उड़ता हुआ सामने की तरफ जा रहा होता है जबकि लिन फेंग बड़ी स्पीड से फिर से जंप करते हुए उसके ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। जाओ फेंग बड़ी स्पीड से उड़ता हुआ सामने जाकर बैल्कनी के साथ टकराता है और वहाँ वो बैल्कनी को तोड़ता हुआ दीवार के साथ जाकर टकराता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। लिन फेंग ने उसको क्रिपल कर दिया है। बाकी के सभी भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लिन फेंग उन सभी से कहता है थोड़ी देर पहले ब्रदर फेंग जाओ ने कहा था कि ये सिर्फ मेरी कल्टीवेशन को ब्लॉक करेगा और मुझे क्रिपल करेगा, मेरी जान नहीं लेगा क्योंकि ये मेरे ऊपर तरस खा रहा है तो अब मैं भी इसके ऊपर तरस खा रहा हूँ, सिर्फ इसको क्रिपल कर रहा हूँ और इसकी जान नहीं ले रहा। जबकि उसी वक्त मैंग चोंग से कहता है लिन फेंग ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर प्रिंस और प्रिंसेस खड़े हैं, उनके सामने तुम किसी की कल्टीवेशन को कैसे ब्लॉक कर सकते हो? यंग मास्टर के साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है। लिन फेंग उसे कहता है तुम तो अपनी बकवास बांधी रखो क्योंकि अभी तुम्हारी बारी आना बाकी है। फेंग चोंग चिल्लाकर उसे कहता है क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत कहा है? लोगों ने तुम्हें यहाँ पर सब कुछ करते हुए देखा है, तुमने उन सभी के सामने फेंग की कल्टीवेशन को ब्लॉक किया है और उसको क्रिपल कर दिया। लिन फेंग उसे कहता है जबकि तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो कि मैं बहुत ज्यादा जालिम और इसके साथ मैंने बुरा किया है तो मैं तुम्हें भी यहाँ पर दिखाता हूँ कि थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि अगर मैं फेंग जाओ को हरा देता हूँ तो उसके बाद तुम्हें चैलेंज कर सकता हूँ, तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारे ऊपर भी मैं तरस खाऊंगा, तुम्हारी जान नहीं लूंगा। फेंग चोंग उसे कहता है मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करूंगा क्योंकि तुम बहुत ज्यादा जालिम हो। लिन फेंग उसे कहता है तुमने यहाँ पर सभी को बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर दिया, तुम एक नोबल कहलाने के लायक नहीं हो, तुमने चैलेंज किया था मुझे, अब तुम पीछे हट नहीं सकते। तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे मुझे चैलेंज करके फिर पीछे हट सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता। और साथ ही लिन फेंग अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। मैंग चोंग वहीं पर नीचे गिर जाता है। लिन फेंग उसके भी क्रिपल कर देता है। सारे के सारे यंग मास्टर लिन फेंग की तरफ ही देख रहे होते हैं। लिन फेंग उन सभी से कहता है मेरी तरफ इस तरह देखने की जरूरत नहीं है, अगर तुम सभी को मौका मिलता तो तुम सभी लोग मेरे साथ भी ऐसा ही करते। आज तो वैसे भी मेरा मूड नहीं था किसी के साथ फाइट करने का, तुम सभी लोगों ने यहाँ पर मुझे मजबूर किया फाइट करने के लिए। लिन फेंग उनसे कहता है तो तुम में से कोई और ऐसा है जो मुझसे फाइट करना चाहे, कोई ऐसा है तो जल्दी से सामने आ जाओ, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को ग्लैडली एक्सेप्ट करूंगा। लिन फेंग यंग मास्टर यूई से कहता है तो क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है नहीं मुझे तुमसे फाइट नहीं करनी, तुमने यहाँ पर अपना टैलेंट सभी के सामने शो करवा दिया है, अब तुम्हें रेस्ट करनी चाहिए, तुमने दो लोगों के साथ एक साथ फाइट की है। सेकंड प्रिंस यंग मास्टर यूई की तरफ देख रहा होता है और कहता है कम से कम यूई टियान चैन को इतना तो पता है कि कब पीछे हटना और कब आगे बढ़ना है, इसे पता है कि ये लिन फेंग से जीत नहीं पाएगा, इसी वजह से इसने हार मान ली। सेकंड प्रिंस अपनी बहन से कहते हैं जिनजी मुझे ये बताओ कि तुम्हें लिन फेंग के बारे में क्या लगता है, तुम्हें ये कैसा लगा? जिनजी फिर से शर्माते हुए अपने भाई से कहती है सेकंड ब्रदर ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मेरा इसके बारे में ऐसा कुछ भी सोचना नहीं है। जबकि प्रिंस उसे कहता है लेकिन तुम इसको देखकर ब्लश क्यों कर रही हो? प्रिंस उन सभी से कहते हैं हालांकि ये बैंक्वेट पार्टी वैसी नहीं रही जैसी होनी चाहिए थी, यहाँ पर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई, इन ठीक है अब इस बैंक्वेट पार्टी को खत्म करते हैं, तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो, इन दोनों को भी अपने साथ ले जाओ। जबकि वो लिन फेंग से कहता है ब्रदर लिन फेंग तुम यहीं पर रुको, मुझे तुम्हारे साथ कुछ और भी डिस्कस करना है, जबकि बाकी सभी लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो वैन नाउजू भी जाने वालों में होता है, वो जाने से पहले लिन फेंग से कहता है यहाँ पर ज्यादा कुछ और मत करना, तुम यहाँ पर प्रिंस के साथ अकेले हो। प्रिंस और प्रिंसेस वहीं पर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं जबकि लिन फेंग भी वहीं पर बैठ जाता है। लिन फेंग उसे कहता है योर हाइनेस यहाँ पर आपने मेरे साथ और क्या डिस्कस करना है? सेकंड प्रिंस उसे कहता है तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि आज तुम कुछ अच्छे मूड में हो, तुम्हारा मूड खराब लगता है, ये वाली बैंक्वेट पार्टी मेरी सिस्टर के लिए अरेंज की गई थी, मैंने इसी वजह से यहाँ पर सारे यंगस्टर्स को बुलाया था ताकि मेरी सिस्टर इन सारे यंग फेलोज को देख सके। लिन फेंग उसे कहता है सेकंड प्रिंस क्या आपको लगता है कि मेरे पास कोई ऐसी वजह है कि मुझे यहाँ पर अच्छे मूड में होना चाहिए, मेरा मूड क्यों खराब नहीं होना चाहिए? सेकंड प्रिंस और प्रिंसेस दोनों इसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाते हैं। जबकि प्रिंसेस उसे कहती है ब्रदर तुम इसके साथ अगर बात करना चाहते हो तो तुम बात करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। प्रिंस उसे कहता है नहीं तुम यहीं पर रुको, तुम कहाँ पर जा रही हो? मैं यहाँ पर ऐसी कोई भी प्राइवेट बात नहीं करनी, जहाँ पर छुपाने लायक तो कुछ भी नहीं है, तुम यहीं पर बैठकर हमारी बातें सुन सकती हो। सेकंड प्रिंस लिन फेंग से पूछते हैं लिन फेंग तुम मुझे बताओ कि तुम खुश क्यों नहीं हो? लिन फेंग उसे कहता है प्रिंस आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं यहाँ पर खुश क्यों नहीं हूँ। सेकंड प्रिंस लिन फेंग से कहते हैं तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मैं ये बात जानता हूँ, मैंने तुम्हें यहाँ पर स्पेशली इन्वाइट किया है क्योंकि मेरे पास मेरे अपने प्लान्स हैं, इसी वजह से
से मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। साथ ही सेकंड प्रिंस लिनफेंग से कहता है अपनी बहन को भी यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ, अगर मेरी बहन यहाँ पर तुम्हें पसंद करती है और तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो मुझे इस बात से कोई मसला नहीं होगा, यहाँ तक कि मैं तुम दोनों को सपोर्ट करूंगा अगर तुम दोनों शादी करना चाहो तो प्रिंसेस और लिनफेंग दोनों ही उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। लिनफेंग सोच रहा होता है ये तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अगर प्रिंसेस की मेरे साथ शादी हो जाए। लिनफेंग उसे कहता है योर हाइनेस क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? प्रिंस उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर सवाल पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्यूचर में तुम्हें बहुत ही जल्दी इस बारे में खुद ही पता चल जाएगा जो भी तुम पूछने वाले हो। तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ तो मेरा मकसद भी बिल्कुल साफ है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करना चाहता। यहाँ पर तुम्हें जो सबसे ज्यादा चीज की जरूरत है वो एक हाई स्टेटस की जरूरत है क्योंकि अब तुम्हारे पास स्ट्रेंथ तो आ गई है लेकिन तुम्हारे पास स्टेटस होना चाहिए। लिनफेंग भी बात सुनने के बाद और ज्यादा हैरान होता है तो सेकंड प्रिंस उसे कहता है यहाँ पर इंपीरियल सिटी में जितनी जल्दी तुम्हारे पास हाई स्टेटस आएगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हें मारना चाहते हैं। लिनफेंग उसे कहता है योर हाइनेस तो क्या आप यहाँ पर मुझे अपने लोगों में शामिल करना चाहते हैं? सेकंड प्रिंस उसे कहते हैं हाँ मैं तुम्हें अपने लोगों में शामिल करने वाला हूँ। लिनफेंग जल्दी से उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सेकंड प्रिंस उसे कहते हैं लिनफेंग यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ एक और बात को डिस्कस करना चाहता हूँ और वो बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिनफेंग उसे कहता है आप बस हुक्म करेंगे मुझे आपके लिए क्या करना है? सेकंड प्रिंस उसे कहता है इस वक्त मैंने सुना है कि हमारे डॉन रेन सिटी के ऊपर अटैक हुआ है। तुम्हें पता होगा हमारे पड़ोसी कंट्री जिसका नाम मोजू कंट्री है उसने हमारे डॉन जॉन रेन सिटी के ऊपर अटैक कर दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वक्त तुम वहाँ पर डॉन रेन सिटी में जाओ और जाकर जनरल लिू कैंग की हेल्प करो और आर्मी को ज्वाइन करो। मैं वहाँ पर भेजने का मकसद ये है कि तुम डॉन रेन सिटी में जाओ, आर्मी को लीड करो और सोल्जर्स के सामने बहादुरी को साबित करो और वापस आओ मिलिट्री अचीवमेंट्स के साथ, जिससे तुम्हें हाई सोशल स्टेटस मिलेगा। सेकंड प्रिंस लिनफेंग से कहता है और अगर फ्यूचर में तुम मेरी बहन से शादी करना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी बहन किसी ऐसे इंसान के साथ शादी नहीं कर सकती जिसके पास सोशल स्टेटस ना हो। उसी के साथ इसकी शादी होगी जो इतना ज्यादा पावरफुल हो कि जो बाकी सभी लोगों को बहुत ज्यादा काम आके और उन्हें अपने जूतों के नीचे रखे। इतना ज्यादा हाई सोशल स्टेटस हासिल करना होगा। प्रिंसेस भी अपने भाई की बात सुनने के बाद और भी ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है और उसे कहती है ब्रदर ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? लिनफेंग प्रिंस से कहता है ठीक है मैं डॉन रेन सिटी में जाऊंगा, आर्मी को ज्वाइन करूंगा। सेकंड प्रिंस से कहता है लिनफेंग अगर डॉन रेन सिटी के अंदर तुमने मिलिट्री अचीवमेंट्स को हासिल किया तो मैं तुम्हें ऑफिसर का रैंक दे दूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं मैं तुम्हें यांगसू सिटी का ऑफिसर बनाऊंगा। इससे ये होगा कि तुम अपने ही सिटी में वापस जा सकते हो, नहीं कि अपने होम टाउन में वापस जा सकते हो। लिनफेंग उसकी बात सुनने के बाद और भी ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? क्या मैं एक ऑफिसर बनने के बाद अपने होम टाउन में वापस जा सकता हूँ? ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सो होम टाउन से मुझे निकाल दिया गया था, अगर मैं वहाँ पर ऑफिसर बनकर वापस जाऊंगा तो उन सभी लोगों को मेरी रिस्पेक्ट करना पड़ेगी। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 90 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? डार्क स्पिरिट के एपिसोड 91 के साथ हासिल हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे सेकंड प्रिंस लिनफेंग से कहते हैं कि तुम्हें डॉन रेन सिटी में जाना होगा क्योंकि वहाँ पर पास वाले कंट्री ने अटैक कर दिया है। वहाँ पर जाओ, जाकर मिलिट्री को ज्वाइन करो और अचीवमेंट हासिल करके वापस आओ तो मैं तुम्हें एक ऑफिसर बना दूंगा। यहाँ पर तुम्हारा सोशल स्टेटस काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। तुम्हारा लिनफेंग सेकंड प्रिंस की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद लिनफेंग सेकंड प्रिंस से कहता है सेकंड प्रिंस अगर आपको मेरे साथ और कुछ डिस्कस नहीं करना तो फिर मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। और लिनफेंग उठकर वहाँ से वापस की तरफ मुड़ जाता है। लिनफेंग के वहाँ से चले जाने के बाद सेकंड प्रिंस अपनी बहन से पूछता है जिनजी अब मुझे बताओ कि तुम इस लड़के के बारे में क्या सोचती हो? प्रिंसेस कहती है ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा ब्राइट और कॉर्टियस है, यानी काफी अच्छा है। सेकंड प्रिंस उसे कहता है जरा देखो तो सही, तुम किसी लड़के के बारे में अच्छी बात कर रही हो। प्रिंसेस अपने भाई से कहती है जैसे कि हमने बाकी सारे नोबल्स देखे हैं जो कि यहाँ पर बैठे हुए थे, ये उन सभी से काफी ज्यादा अलग है। हालांकि गुस्से का थोड़ा तेज है लेकिन इसका खून काफी ज्यादा गर्म है और ये एक टाइगर की तरह है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। प्रिंस अपनी बहन से कहता है मैं पहली बार अपनी बहन को किसी लड़के के बारे में पॉजिटिव बात करते हुए सुन रहा हूँ। जैसा कि तुमने कहा वाकई में ये लड़का काफी ज्यादा पोटेंशियल वाला है। लड़के की पोटेंशियल लिमिटलेस है। अगर इस लड़के को यहाँ पर सर्वाइव करवाया जाए तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये तुम्हारा मैच है, यानी कि ये तुमसे शादी करने के काबिल हो जाएगा। प्रिंसेस अपने भाई से कहती है ब्रदर आप बस भी करो, मुझे ये बताओ कि तुमने लिनफेंग में ऐसा क्या देखा है जो तुमने उसे यहाँ पर समन कर लिया? उसके पास तो कोई भी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। प्रिंस अपनी बहन से कहता है मुझे पता था कि तुम इस तरह मेरी जान नहीं छोड़ने वाली, तुम इस लड़के के बारे में जानकार रहोगे और मैं इस लड़के के बारे में तुमसे ज्यादा देर तक ये बात छुपा कर भी नहीं रख सकता कि जो भी तुमसे शादी करेगा उसकी बैकग्राउंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हाई सोशल स्टेटस वाला होना चाहिए। जिस अपने भाई से कहती है लेकिन इसके पास तो हाई सोशल स्टेटस नहीं है, ना ही बैकग्राउंड है, तुम इसको मेरे लिए मैच क्यों कह रहे हो? उसे कहता है इस लड़के के पास काफी ज्यादा हाई सोशल स्टेटस है लेकिन बात यह है कि इस लड़के को इस बारे में पता नहीं है। ना सिर्फ इस लड़के को बल्कि जाओशू किंगडम में किसी को भी इस बारे में नहीं पता कि इसकी माँ कौन है। प्रिंस अपनी बहन से कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैंने इस लड़के को लव सीक फॉरेस्ट में क्यों इनवाइट किया है? कि लिनफेंग उसका बेटा है जो कि हमारे जूजू कंट्री
कंट्री की सबसे बड़ी लेजेंडरी वुमेन थी। अब सिक फॉरेस्ट एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग आकर पीते थे, बहुत ही हाई सोशल स्टेटस के लोगों के लिए थी। एक ऐसी जगह जहाँ पर आने के लिए आपका सोशल स्टेटस इतना ज्यादा हाई होना चाहिए, वरना आपको जहाँ पर दरवाजे के सामने भी खड़ा होने नहीं दिया जाता। जगह इसकी माँ ने बनाई थी। यहाँ पर हमारे लिन फेंग की माँ के बारे में थोड़ा कुछ तो पता चला है कि लिन फेंग की माँ एक बहुत ही हाई सोशल स्टेटस वाली औरत थी। इसे जूजू कंट्री की लेजेंडरी वुमेन भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट सीन मेंशन का दिखाया जाता है जहाँ पर लिन फेंग ने अपनी जुनहाई सेक्टर के स्टूडेंट्स को रखा था। वो सभी लोग वहाँ पर आपस में फाइट करके ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। बाडाओ को लिन फेंग ने जो मैनुअल दिया था उसके अंदर ब्लेड फोर्स के बारे में टेक्निक लिखी हुई थी और बाडाओ ने उस टेक्निक को मास्टर कर लिया है। वहाँ पर जितने भी बाकी स्टूडेंट्स होते हैं वो बाडाओ के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। ये सभी लोग यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो बाडाओ अपनी तलवार को घुमाते हुए उन सभी के ऊपर अटैक करता है और उन सभी को पीछे की तरफ गिरा देता है। वो सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। बाडाओ तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, वैसे कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर पाता। लिन फेंग भी वहीं पर आ जाता है और तालियां बजाते हुए कहता है, बाडाओ तुम लोगों ने काफी ज्यादा अच्छा इम्प्रूव किया है, तुम सभी लोग काफी ज्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर रहे हो। तो जुनहाई सेक्टर के बच्चे जल्दी से उसके सामने झुकते हुए उसे पैट्रियार्च कहते हैं और उसे ग्रीट करते हैं। लिन फेंग कहता है इस सब की जरूरत नहीं है। लिन फेंग चलता हुआ आगे बढ़ता है। बाडाओ उसे कहता है, मास्टर लगता है कि आपने भी ब्रेक थ्रू किया है और आप अपनी सोल लेयर के 6 लेवल पर पहुंच चुके हैं। अब हम दोनों एक ही लेवल पर पहुंच चुके हैं। तो आप यहाँ पर इन सभी के सामने अपनी स्ट्रेंथ को शो करवाएं। मैं आपके साथ एक स्पार मैच करना चाहता हूँ। साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। लिन फेंग कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर एक स्पार मैच करूंगा और वो दोनों आमने सामने हो जाते हैं। तरफ बाडाओ है, दूसरी तरफ लिन फेंग है। वो दोनों अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। बाडाओ यहाँ पर अपनी नई टेक्निक को रिलीज करता है जो कि ब्लेड फोर्स के रिलेटेड होती है। बाडाओ लिन फेंग से कहता है, मास्टर मैंने इस नई ब्लेड फोर्स वाली टेक्निक को अच्छी तरह से मास्टर कर लिया है, देखते हैं कि आप इसके सामने कैसे टिक पाते हैं। और वो अपने ब्लेड को घुमाते हुए ब्लेड फोर्स के साथ लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है। लिन फेंग कहता है इसकी ये वाली स्पेशल टेक्निक टायरेनिकल ब्लेड ये तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छी है। साथ ही लिन फेंग अपनी तलवार को भी निकालता और कहता है, लेकिन चाहे ये कितनी अच्छी क्यों ना हो, मेरी स्वर्ड इंटेंट के सामने नहीं टिक सकती। और लिन फेंग अपनी तलवार को निकालते हुए अपनी स्वर्ड फोर्स के साथ सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है और बाडाओ की एनर्जी को वहीं पर टुकड़े टुकड़े कर देता है। बाडाओ भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। यहीं पर बाडाओ कहता है, ठीक है मास्टर मैं हार गया। अब के जुनहाई सेक्टर के डिसाइपल्स भी कहते हैं, लिन फेंग तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, पहले के मुकाबले में इसकी स्ट्रेंथ डबल हो गई है। लिन फेंग बाडाओ से कहता है, बाडाओ मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी तुम अगला लेवल अप करने वाली हो। अगले ब्रेक थ्रू के बाद तुम्हारी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। मेरी स्वर्ड फोर्स इसलिए ज्यादा है क्योंकि मैं ब्लेड मास्टरी के नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुका हूँ। बाडाओ हैरान होकर कहता है, मास्टर क्या आप वाकई में ब्लेड फोर्स की मास्टरी में लेवल अप कर चुके हैं? लिन फेंग उसे कहता है, हाँ मैं लेवल अप कर चुका हूँ। लिन फेंग बाडाओ से कहता है, चलो बातें खत्म हुई, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि तुम सभी को तैयारी करना होगी क्योंकि हम सभी लोग वार को ज्वाइन करने के लिए जाने वाले हैं। हमें डाउनरेन सिटी में जाना है। और साथ ही लिन फेंग बाकी के सारे बच्चों से भी कहता है, जंग के दौरान सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, अगर तुम लोग वीक हो तो मेरे साथ मत चलना, ये सोच समझ कर ये फैसला करना। और साथ ही लिन फेंग वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन सुप्रीम अकेडमी का दिखाया जाता है। सुप्रीम अकेडमी के बाहर ये सारी आर्मी इकट्ठी हो रही है क्योंकि सुप्रीम अकेडमी से भी लोग जा रहे हैं। ये सारे बच्चे वार में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। तरफ से प्रिंस लैंग अपनी जूजू सेक्रेट अकेडमी के स्टूडेंट्स को भी लेकर आया है। ये सभी आर्मीज वहीं पर सुप्रीम अकेडमी के बाहर आकर इकट्ठी होती हैं। सभी आपस में बातें कर रही होती हैं कि डाउनरेन सिटी के ऊपर मोजू कंट्री वालों ने अटैक किया है। वो वाला अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से इंपीरियल फैमिली ने यहाँ पर सभी बच्चों से रिक्वेस्ट की है कि अकेडमी के स्टूडेंट्स को भी वहाँ पर भेजा जा रहा है ताकि वो वार में जाकर हिस्सा ले सके, अपनी कंट्री को बचा सके। हमारा यंग मास्टर वेन भी अपने घोड़े पे बैठकर वहाँ पर आ जाता है। ऐसे वो वहाँ पर आता है। एक यंग मास्टर जिसका नाम ल्यूजू है वो उसे कहता है, वे नाउजू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा वहाँ पर क्या काम? वे नाउजू उसे कहता है, मैंने सुना है कि बैटल के दौरान काफी ज्यादा मजा आता है, इसी वजह से मुझे भी वहाँ पर जाकर देखना है कि आखिर वहाँ पर कितना मजा आता है। ल्यूजू सभी लोगों से कहता है, टाइम हो चुका है, सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। वो सभी लोग जैसे वहाँ से निकलने लगते हैं उसी वक्त उन्हें साइड से कुछ और घोड़ों की आवाज आती है। लिन फेंग अपने सोल्जर्स को लेकर वहाँ पर आ चुका है। लिन फेंग के साथ फीफी, बाडाओ और साथ में मैंकिंग भी होते हैं। मास्टर वैन जल्दी से लिन फेंग के पास चला जाता है और कहता है, तो फाइनली तुम भी यहाँ पर आ ही गए। उसी वक्त ल्यूजू भी वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है। लिन फेंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें क्या चाहिए, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? ल्यूजू से कहता है, नहीं मैं तो सिर्फ तुमसे बात करने के लिए यहाँ पर रुका हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने हीमो को हरा दिया है, उसके साथ ड्रा मैच किया है तो तुम फाइट में भी जा सकते हो। उस दिन सिर्फ बहुत ज्यादा लकी थे, इसी वजह से बैटलफील्ड पर तुम जिंदा बच गए। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जंग कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम्हारा 1-on-1 फाइट होने वाली है। यहाँ पर इतने ज्यादा लकी साबित नहीं होगे, वहाँ पर तुम मारे जाओगे। तो लिन फेंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो तुम्हें भी यहाँ पर गुड लक, ऐसा ना हो कि वहाँ से तुम जिंदा वापस ना आ पाओ। वहाँ सुनते ही ल्यूजू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने हाथों को सामने की तरफ करते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है। लिन फेंग अपने घोड़े समेत घोड़े के ऊपर से नीचे गिर जाता है। अटैक करने के बाद वो लिन फेंग से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं हीमो की तरह हूँ? मैं हीमो नहीं हूँ। हमारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे सामने डिसरिस्पेक्टफुली बात करने की? मैंकिंग और फीफी दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होती हैं, लेकिन लिन फेंग उन दोनों को रोक देता और कहता है, तुम्हें मूव करने की जरूरत नहीं है, मैं इस जैसे कीड़े को संभाल सकता हूँ।
हूँ। लिन फेंग उठकर खड़ा हो जाता है। वो सभी लोग कहते हैं लिन फेंग वाकई में जहाँ पर लिu जू से फाइट करने वाला है। लिन फेंग जो कि उठकर वहाँ पर खड़ा हुआ था, वो अपनी शैडो क्रॉस मूव को यूज करते हुए सामने से गायब हो जाता है। बड़ी स्पीड के साथ वो लिu जू के सामने खड़ा हो जाता है। वहीं से लिन फेंग अपनी डार्क मार्शल स्पिरिट को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अपनी तलवार को घुमाकर अटैक करता है। लिu जू जल्दी से अपने हाथों को सामने करते हुए अपने सामने एक शील्ड बनाता है ताकि वो लिन फेंग के अटैक को वहाँ पर ब्लॉक कर सके। लिन फेंग का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो उसको ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन लिन फेंग के अटैक की वजह से उसके माथे के ऊपर एक स्क्रैच पड़ जाता है, यानी उसके माथे के ऊपर एक छोटा सा कट लग जाता है, जिससे लिu जू काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो लिन फेंग अपनी तलवार को उसकी गर्दन के ऊपर रख लेता है और उसे कहता है तुम्हारे जैसे कमीने को यहाँ पर बात करने का हक नहीं है, इसलिए चुप रहो। यंग मास्टर वैन आगे बढ़ता है, लिन फेंग से कहता है मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर अपने दुश्मन के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि यहाँ पर खुद आपस में फाइट करनी चाहिए। लिन फेंग अपनी तलवार को वापस कर लेता है और कहता है चलो ठीक है फिर चलते हैं। और ये सभी लोग अपनी आर्मी को लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये सभी लोग सुप्रीम अकेडमी के बाहर एक जगह के ऊपर जाकर इकट्ठे होते हैं, जहाँ पर सेकंड प्रिंस पहले से खड़ा होता है। सेकंड प्रिंस इन सभी से बात करने वाला है। सेकंड प्रिंस उन सभी से कहता है तुम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम सभी लोग मेरे बुलाने पर यहाँ पर चले आए। सभी लोग जूजू कंट्री के लिए काफी कुछ बलिदान देने वाले हो, जहाँ पर इस फाइट को लड़कर हम लोग अपने स्नो मून कंट्री को बचा लेंगे। सेकंड प्रिंस उनसे कहते हैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हें बस जनरल इंस्ट्रक्शंस दूंगा, उसके बाद तुम लोग अपनी अपनी आर्मी को लेकर आगे बढ़ सकते हो। पर हमारे लिन फेंग को दिखाते हैं, लिन कियान को दिखाते हैं और उसके साथ साथ यंग मास्टर युई को भी दिखाते हैं। साथ ही यहाँ पर हमारा प्रिंस लैंग भी आ चुका है। प्रिंस लैंग ऊपर आकर खड़ा होता है और वहाँ से सामने की तरफ देखता है तो उसकी नजर लिन फेंग पर पड़ती है। वो कहता है ये तो यूनहाई सेक्टर का भगोड़ा है। लिन फेंग की नजर उस पर पड़ती है तो वो कहता है प्रिंस डॉन टियान लैंग मेरे हाथों से नहीं बचेगा। सारी आर्मीज यहाँ पर इकट्ठी हो चुकी है। यहाँ पर टोटल 3 आर्मीज है और उन सभी के सामने बड़े बड़े ड्रम्स लाकर रखे जाते हैं। सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या, यहाँ पर ये बड़े बड़े ड्रम्स क्यों लाए गए हैं। मास्टर वैन कहता है लगता है कि इन ड्रम्स को बजाने के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। इन ड्रम्स को यहाँ पर किसी रस्म को पूरा करने के लिए लाया गया होगा। सेकंड प्रिंस उन सभी लोगों से कहता है अब जबकि जैसा कि तुम लोगों ने देख लिया कि हम लोग यहाँ पर बड़े बड़े ड्रम्स लेकर आए हैं, यहाँ पर काफी सारे टैलेंटेड बच्चे हैं, तुम सभी लोग इस आर्मी में हिस्सा लेने के लिए आए हो, तुम सभी को यहाँ पर इन ड्रम्स को बजाना पड़ेगा। यहाँ पर तुम्हारे सामने बहुत सारे ड्रम्स रखे जाएंगे, तुम में से जो भी एक ही सांस में बहुत सारे ड्रम्स को तोड़ पाएगा या फिर बजा पाएगा तो यहाँ पर मेरी बहन यानी कि प्रिंसेस का पर्सनल गार्ड बनने का मौका मिलेगा। साथ ही वो उनसे कहते हैं तो तुम में से कौन पहले यहाँ पर आकर ट्राई करना चाहेगा। तो काफी सारे बच्चे वहाँ पर सामने आ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर काफी सारी रोज में ड्रम्स रखे होते हैं। सभी लोग अपने अपने ड्रम के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। सभी में हमारा ब्रदर जान भी होता है, हमारा छोटा यंग मास्टर फेंग भी होता है। दोनों आगे चले जाते हैं। लिन फेंग कहता है लगता है कि इन दोनों को ड्रम बजाने का कुछ ज्यादा ही शौक है। वो सभी लोग जाकर अपने अपने ड्रम के सामने खड़े हो जाते हैं। यहीं पर एक लड़का पहले अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है और कहता है सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ। वो जैसे ड्रम के ऊपर पंच मारता है तो उसकी फोर्स पीछे की तरफ बैक फायर हो जाती है और वो पीछे की तरफ गिर जाता है। वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तो बाजी नहीं रहा। लिन फेंग कहता है लगता है कि इस ड्रम को बजाना इतना भी आसान काम नहीं होने वाला। यंग मास्टर वैन उससे कहता है हाँ तो तुम्हें किसने कह दिया था ये इतना आसान होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसेस का पर्सनल कार्ड चुनने की बात हो रही है, टास्क तो बहुत ज्यादा मुश्किल ही होगी। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 91 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 92 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था प्रिंस सभी बच्चों के सामने ड्रम्स लाकर रख देता है और उनसे कहता है तुम में से जो भी इन ड्रम्स को ज्यादा बार बचाएगा उसे यहाँ पर प्रिंसेस का पर्सनल गार्ड बनने का मौका मिलेगा। तो काफी सारे बच्चे पहली बार में आगे बढ़ते हैं। तो उनमें से सबसे पहले वाला लड़का जब अपनी फोर्स को रिलीज करके उस ड्रम के ऊपर पंच मारता है तो वो ड्रम उसकी फोर्स को वापस की तरफ उसके ऊपर बैक फायर कर देता है, जिससे वो पीछे की तरफ गिर जाता है, यानी कि वो उसे एक बार भी नहीं बजा पाता। उसके साथ वाला लड़का हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी से इस ड्रम को बजा पाओगे। हमारी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा कम है, अब जरा देखो मैं इसको कैसे बजाता हूँ। और वो भी जल्दी से अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करता है और वो जबरदस्त फोर्स के साथ उस ड्रम के ऊपर पंच मारता है। जैसे वो जबरदस्त पावर के साथ उस ड्रम के ऊपर पंच मारता है तो वो ड्रम बजना शुरू हो जाता है। उसने यहाँ पर एक बार उस ड्रम को बजा लिया, फिर साथ ही वो कहता है मैं एक बार और कर सकता हूँ और दूसरी बार फिर से अपनी स्ट्रेंथ को रिलीज करता है और ड्रम के ऊपर दोबारा से पंच मारता है तो वो 2 बार ड्रम को बजाता है। लेकिन तीसरी बार के लिए उसके अंदर हिम्मत नहीं बचती क्योंकि 2 बार में उसकी बहुत ज्यादा पावर रिलीज हो जाती है और वो थक जाता है और तीसरी बार नहीं बजा पाता। हमारी ब्रदर जान की बारी होती है। ब्रदर जान कहता है अब अगली बारी मेरी है, चलो देखते हैं कि मैं इसको कितनी बार बजा पाऊंगा। यंग मास्टर फेंग उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो जल्दी से ट्राई करो। तो जान उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है उस ड्रम के और साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करता है। यंग मास्टर वैन लिन फेंग से कहता है तुम्हारे दोस्त की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी है, मुझे लगता है कि वो 3 बार इस ड्रम को बजा पाएगा। जान अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद ड्रम के ऊपर पहला पंच मारता है, फिर साथ ही वो दूसरा पंच मारता है और फिर वो तीसरा पंच मारता है। 3 पंच मारने के बाद उसकी भी बस हो जाती
जाती है। वो कहता है बस मैं अपनी लिमिट तक पहुंच चुका हूँ, इतना ही होगा। जबकि छोटा फैंग उसकी तारीफ करते हुए कहता है तुम बहुत अमेजिंग हो, एक बार और करो। ब्रदर जान उसे कहता है चाहे मेरी कितनी ही तारीफ क्यों न कर लो, मैं इसको सिर्फ 3 बार ही बजा पाऊंगा और नहीं कर सकता। तो ब्रदर डॉन फैंग आगे बढ़ता और कहता अब मेरी बारी है, मुझे अपनी फैमिली का नाम खराब नहीं करना क्योंकि मेरी फैमिली के साथ डॉन लगा हुआ है। जाकर उस ड्रम के सामने खड़ा हो जाता है। यंग मास्टर वैन कहता है मुझे लगता है कि छोटा लड़का इस ड्रम को 2 बार तो हिट कर पाएगा। फैंग उसे कहता है नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, या तो ये बिल्कुल नहीं कर पाएगा या फिर ये 2 से ज्यादा बार कर पाएगा। यंग मास्टर डॉन फैंग जल्दी से आगे बढ़ता है, अपनी स्ट्रेंथ को रिलीज करता है और उसके ऊपर पंच मारता है। जैसे वो ड्रम पर पंच मारता है तो उसकी फोर्स पीछे की तरफ बाहर निकलती है और वो पीछे की तरफ गिर जाता है। डॉन फैंग इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। वो फिर से उसके ऊपर पंच मारता है, फिर से उसकी फोर्स बैकफायर होती है और वो पीछे की तरफ गिर जाता है। डॉन फैंग वहीं पर खड़े होकर लंबे लंबे सांस ले रहा होता है। यंग मास्टर वेन कहता है लगता है कि 2 ही इसकी लिमिट है, ये तीसरी बार नहीं कर पाएगा। लिन फैंग उसे कहता है बाजुका तुम्हारी लिमिट ही हमारी ब्रेक थ्रू करने की वजह बनती है। पता है कि अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है लेकिन ये जहाँ पर ब्रेक थ्रू करेगा। डॉन फैंग वहीं पर खड़े खड़े बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जब वो गुस्सा हो जाता है तो वो अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है और उसकी मास्टर स्पिरिट तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करने के बाद उस ड्रम के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है और इस बार के पंच से वो ड्रम को ही तोड़ देता है। देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इस छोटे लड़के ने तो अपनी मास्टर स्पिरिट को यूज करते हुए उस ड्रम को ही तोड़ दिया, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यंग मास्टर वैन कहता है मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इस लड़के के अंदर इतनी ज्यादा पोटेंशियल है। लिन फैंग उसे कहता है ये बच्चा फ्यूचर में बहुत ही महान वॉरियर बनेगा, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। तो डॉन फैंग अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करने के बाद बहुत ज्यादा वीक हो जाता है और वहीं पर गिर कर बेहोश हो जाता है। ब्रदर जान आगे बढ़ता है, जाकर उसे उठाकर वापस ले आता है। उसके बाद काफी सारे बच्चों की बारी आती है और वो सभी लोग उसके ऊपर जाकर पंचेस मारते हैं तो उनमें से कोई भी 3 से ज्यादा आगे नहीं जा पाता। काफी सारे बच्चों की बारी के बाद टोफू को दिखाया जाता है। टोफू जो कभी यूनहाई सेक्टर का डिसाइपल हुआ करता था। टोफू उन सभी से कहता है मेरा नाम टोफू है और मैं सेक्रेड एकेडमी ऑफ जूजू का एक स्टूडेंट हूँ। उन सभी से कहता है तुम में से कौन इसको मेरे साथ ट्राई करना चाहता है। मैं तुम में से सभी को चैलेंज करता हूँ, देखते हैं कि मुझसे ज्यादा कौन ड्रम्स को तोड़ पाता है। तो क्योंकि टोफू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसी वजह से बाकी सभी में से कोई भी आगे नहीं बढ़ता। टोफू उन सभी से कहता है तो क्या सुप्रीम एकेडमी में सभी बहुत ज्यादा कमजोर और डरपोक है, क्या तुम में से कोई यहाँ पर नहीं आएगा मुझे चैलेंज करने के लिए। लिन फैंग उसे कहता है तुम्हें तो यहाँ पर शर्म आनी चाहिए, तुम यहाँ पर हम सभी को चैलेंज कर रहे हो जबकि तुम एक खुद गद्दार हो, तुमने अपने सेक्टर को धोखा दिया है। टोफू लिन फैंग से कहता है ये बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि इस मार्शल आर्ट्स की दुनिया में जिसके पास स्ट्रेंथ है सिर्फ वही राज कर सकता है। हमेशा कमजोर ताकतवर का शिकार बनते हैं और यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। हमारा यूनहाई सेक्टर बर्बाद हो गया लेकिन हमने स्ट्रॉन्ग का साथ दिया और आज देखो हमारी लाइफ कितनी ज्यादा प्रॉस्पेरस हो चुकी है। लिन फैंग तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है, अगर तुम हमारी सेक्रेड एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हो जाओ जाकर प्रिंस लैंग के तलवे चाटो, के सामने माफी की भीख मांगो तो हो सकता है कि वो तुम्हें अपनी सेक्रेड एकेडमी में जगह दे दे। लिन फैंग से कहता है मुझे तुम्हारी बकवास बातें सुनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और साथ ही वो बाडाओ से कहता है बाडाओ तुम जाओ। टोफू कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम अपनी तरफ से किसी स्ट्रॉन्ग को भेज रहे हो। बाडाओ और टोफू दोनों ही अपने अपने ड्रम्स के सामने खड़े हो जाते हैं। इनकी बार उन्होंने ड्रम्स की लाइंस लगा दी है यानी कि उनके सामने बहुत सारे ड्रम्स होते हैं और इन्हें इन ड्रम्स को तोड़ना होता है। वो बाडाओ से पूछता है तो पहले कौन करेगा। बाडाओ से कहता है तुम करो। टोफू से कहता है चलो ठीक है पहले मैं करता हूँ। टोफू बाडाओ से कहता है चलो देखते हैं कि हमें से कौन यहाँ पर ज्यादा ड्रम्स को तोड़ पाता है, अभी ज्यादा ड्रम्स को तोड़ेगा वही विनर बनेगा। और वो साथ ही अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है और कहता है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रियल स्ट्रेंथ क्या होती है। टोफू अपनी पावर को रिलीज करने के बाद अपने पंच को सामने की तरफ करता है और आगे की तरफ चलता जाता है। वो सारे के सारे ड्रम्स को रास्ते में तोड़ता जाता है लेकिन टोफू जब छठे वाले ड्रम के पास पहुंचता है तो उसके ऊपर क्रैक्स पड़ते हैं लेकिन वो उसको नहीं तोड़ पाता और वो पीछे की तरफ हट जाता है। टोफू कहता है लगता है कि यही मेरी लिमिट है। सभी लोग देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इसने तो एक ही बार में 5 ड्रम्स को तोड़ दिया और छठे को अंदर क्रैक्स डाल दिया, वो भी सिर्फ टूटने वाला था। लिन फैंग भी ये देखने के बाद सोच रहा होता है ये वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन अफसोस जी के हमारे यूनहाई सेक्टर का मेंबर नहीं रहा, काश ये हमारे यूनहाई सेक्टर का ही मेंबर होता। टोफू अपने ड्रम्स को तोड़ने के बाद बाडाओ से कहता है मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। तुम इतनी ज्यादा शांत कैसे हो गया, तुमने देखा नहीं कि मैंने 5 ड्रम्स को तोड़ दिया है। जबकि बाडाओ वहाँ पर चुपचाप खड़ा होता है। वो जल्दी से अपनी तलवार निकालता है यानी कि अपना ब्लेड निकालता है और वो बड़ी स्पीड के साथ सभी ड्रम्स के ऊपर अटैक करते हुए आगे गुजर जाता है। टोफू वहाँ पर सिर्फ एक ही सांस में 6 ड्रम्स को तोड़ देता है। वो अपने ब्लेड के साथ 6 ड्रम्स को काट देता है। उन ड्रम्स को तोड़ने के बाद वो टोफू से कहता है तुम एक कचरे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इतने एरोगेंटली बिहेव करने की। टोफू इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसने सिर्फ एक ही सांस में यहाँ पर 6 ड्रम्स को तोड़ दिया, वो भी बड़ी आसानी के साथ। ऐसा कैसे हो सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग बंदा लिन फैंग को फॉलो कैसे कर सकता है। सेकंड प्रिंस कहती है ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, इतना बुरा नहीं। अब मुझे बताओ कि तुम में से क्या कोई और भी ऐसा स्ट्रॉन्ग है जो कि यहाँ पर आकर अपनी किस्मत को आजमाना चाहेगा। टोफू के साथ यूनाइट सेक्टर का नंबर 1 डिसाइपल खड़ा होता है। टोफू से कहता है लिंग हु, मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ पर जाकर ट्राई करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर तुम में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है। तो लिंग हु टोफू से
उसे कहता है नहीं, मैं वहाँ पर जाकर ट्राई नहीं करने वाला, क्योंकि क्या तुम लिन फेंग के साथ खड़े उस बंदे को देख रहे हो, उसका नाम वैन नाओजू है, सुप्रीम अकेडमी में रैंक नंबर 3 पर है। हालांकि वो दिखने में बहुत ही कमजोर सा दिखता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं वहाँ पर जाता हूँ और वो लड़का मेरा मुकाबला करने के लिए आ जाता है तो मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं उसको हरा पाऊंगा, इसलिए मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा। यहीं पर यंग मास्टर यूई आगे बढ़ता है और उसे कहता है तुमने तुम्हारी इंसल्ट करवा दी, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हारी सेक्रेट अकेडमी का नाम वापस लेने में तुम्हारी हेल्प करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो कि प्रिंसेस को गार्ड कर सकता है, मैं उसका पर्सनल गार्ड बनूंगा। सेकंड प्रिंस कहते हैं तो यंग मास्टर यूई यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए आ चुके हैं। चलो देखते हैं कि यंग मास्टर यूई यहाँ पर कितने ज्यादा ड्रम्स को तोड़ पाते हैं। मास्टर यूई आगे बढ़ने से पहले लिन फेंग की तरफ देखता है और कहता है हम लोग यहाँ पर प्रिंसेस का पर्सनल गार्ड भी बनने वाले हैं, तो इसके लिए भी हमारी क्वालिफिकेशंस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ना सिर्फ हमें नोबल बैकग्राउंड से होना चाहिए, बल्कि हमारी स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए लोग हर मुश्किल को ओवरकम कर सकें। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका सोशल स्टेटस बहुत ज्यादा लो है, उनके पास स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा कम है, उन्हें लगता है कि वो यहाँ पर प्रिंसेस का दिल जीत सकते हैं। ऐसे लोगों को तो इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। तो लिन फेंग उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। यंग मास्टर यूई आगे बढ़ जाता है और ड्रम्स के सामने खड़े होकर कहता है आज मैं यहाँ पर प्रिंसेस के लिए गाना गाऊंगा, और जैसे जैसे गाना गाता जाऊंगा साथ साथ मैं इन ड्रम्स को भी तोड़ूंगा। साथ ही वहाँ पर गाना गाना स्टार्ट करता है और अपना गाना गाते हुए साथ ही वो अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है और उसी के साथ ही सारे ड्रम्स के ऊपर अटैक करता है। उसकी मास्टर स्पिरिट के साथ वो रास्ते में आने वाले ड्रम्स को तोड़ता जाता है, जहाँ तक कि वो 7 ड्रम्स को एक ही बार में तोड़ देता है। प्रिंस लैंग भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और कहते हैं यंग मास्टर यूई तो वाकई में प्रिंसेस से शादी करने के लायक है, ये क्वालिफाइड भी है और नोबल फैमिली से भी है, इसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा है, इसने तो सिर्फ एक ही बार में 7 ड्रम्स को तोड़ दिया है। लेकिन प्रिंस भी उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं यंग मास्टर यूई मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तुम ना सिर्फ टैलेंटेड हो बल्कि तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो। यंग मास्टर यूई प्रिंस से कहता है प्रिंस आप तो बस मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, मैं इतना भी स्पेशल नहीं हूँ। हमारा लिन फेंग आगे बढ़ता है और उससे कहता है यंग मास्टर यूई तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम इतने भी खास नहीं हो, बल्कि तुम तो मेरी नजर में कचरे से भी ज्यादा कम हो, मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। यंग मास्टर यूई लिन फेंग से कहता है अगर तुम्हें लगता है कि मैं कचरे से भी ज्यादा बुरा हूँ तो फिर तुम क्यों नहीं ट्राई करके देखती, जाओ जाकर उन ड्रम्स को तोड़कर दिखाओ, देखते हैं कि तुम क्या कर पाते हो। लिन फेंग उसे कहता है मैं भी बिल्कुल इसी बारे में सोच रहा था, और लिन फेंग भी अपनी तलवार निकाल लेता है। यंग मास्टर यूई से कहते हैं चलो देखते हैं कि क्या तुम मेरी तरह यहाँ पर गाना गाते हुए 7 ड्रम्स को तोड़ पाते हो या नहीं। लिन फेंग उसे कहता है चलो फिर ठीक है करके दिखाता हूँ। हमारा लिन फेंग भी वहाँ पर गाना गाना स्टार्ट करता है। तो लिन फेंग गाना गाते हुए बड़ी स्पीड के साथ बड़ी आराम के साथ अपनी ब्लेड को घुमाते हुए उन ड्रम्स के पास से आगे गुजर जाता है। वो सारे ड्रम्स के ऊपर ब्लेड चलाता है, लेकिन किसी को भी कुछ दिखाई या सुनाई नहीं देता। सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं इस लड़के ने तो ड्रम्स को पार भी कर लिया, लेकिन वो ड्रम्स बिल्कुल सही सलामत है, क्या इसने अपनी तलवार को चलाया भी था या नहीं। लिन फेंग अभी वहीं पर खड़ा होता है कि पीछे के सारे ड्रम्स टूट जाते हैं। लिन फेंग ने भी यहाँ पर 7 ड्रम्स को तोड़ दिया और वो बिल्कुल सही सलामत है, उसकी एनर्जी भी इतनी ज्यादा कंज्यूम नहीं हुई। वो सभी लोग कहते हैं यंग मास्टर यूई ने बड़ी मुश्किल से 7 ड्रम्स को तोड़ा था, लेकिन इसने एक ही सांस में 7 ड्रम्स को तोड़ दिया और इससे ज्यादा मुश्किल भी नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर अपना विनर मिल चुका है। सेकंड प्रिंस उन सभी से कहते हैं चलो ठीक है बस बहुत हुआ, हम लोग ड्रम्स की गेम्स को पूरा कर चुके हैं, हमने जितना देखना था उतना देख लिया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और साथ ही वो लिन फेंग से कहते हैं लिन फेंग तय हुआ, हमारी प्रिंसेस के तुम पर्सनल गार्ड बनोगे, मैं चाहता हूँ कि उसकी सेफ्टी को तुम ध्यान में रखो। सुनने वाले और भी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं यंग मास्टर यूई और लिन फेंग इन दोनों में से प्रिंस को यंग मास्टर यूई को चूज करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लिन फेंग को चूज किया। इसका मतलब यह है कि वो लिन फेंग को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। सेकंड प्रिंस प्रिंस लैंग से कहते हैं अंकल डॉन मैंने लिन फेंग को यहाँ पर प्रिंसेस को बचाने की जिम्मेदारी दी है, उसका गार्ड बनाया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाकी सभी लोग भी इस बारे में पूरी जिम्मेदारी लें कि ये आपकी कमांड में रहने वाले हैं, तो आपको ये सब कुछ करना होगा, आपको प्रिंसेस की सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। और साथ ही सेकंड प्रिंस कहते हैं कि लिन फेंग प्रिंसेस का पर्सनल गार्ड है, तो लिन फेंग को सिर्फ प्रिंसेस ही ऑर्डर दे सकती है, तीनों आर्मीज में से कोई भी लिन फेंग को ऑर्डर नहीं दे सकता। और प्रिंसेस की सिक्योरिटी की सारी जिम्मेदारी लिन फेंग की होगी। लिन फेंग जिसे चाहे उसे ऑर्डर्स दे सकता है और सभी लोगों को उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा। सुनने वाले इस बात से और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि हमारा लिन फेंग भी सोच रहा होता है लगता है कि प्रिंस मुझे अथॉरिटी देने की कोशिश कर रहा है। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 92 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 93 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था सेकंड प्रिंस लिन फेंग को प्रिंसेस का पर्सनल गार्ड बना देते हैं, वजह से काफी सारे लोग बिल्कुल भी खुश नहीं होते, स्पेशली प्रिंस टियान लैंग। लिन फेंग इसी बारे में सोच रहा होता है कि सेकंड प्रिंस मुझे यहाँ पर स्टेटस देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर मैं प्रिंसेस की रक्षा करूंगा, उसका पर्सनल गार्ड होगा, तो इससे मुझे एक स्टेटस मिल जाएगा और बाकी के सोल्जर्स को मैं ऑर्डर्स दे सकता हूँ। क्योंकि सेकंड प्रिंस को लगता है कि मेरे यहाँ पर काफी सारे दुश्मन है, तो फाइट के दौरान जो लोग किसी तरफ से मुझे प्लान में फंसाकर मुझे मार सकते हैं। तो अब जबकि मैं
प्रिंसेस की रक्षा करने वाला हूँ, मैं उसका गार्ड हूँ। ऐसे कोई भी इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि अगर मुझे मारा जाएगा तो इसका मतलब यह है कि प्रिंसेस की जान को भी खतरा होगा। सेकंड प्रिंस यहाँ पर मेरी सेफ्टी को श्योर कर रहा है। प्रिंस लिन फेंग से कहते हैं तो क्या तुमने मुझे सुन लिया मैंने क्या कहा? लिन फेंग उसे कहता है हाँ मैंने सुन लिया और मैं अपने मिशन को पूरा करूंगा। सेकंड प्रिंस उसे कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है मेरी बहन तुम्हारी केयर में है, उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। सेकंड प्रिंस प्रिंस लैंग से कहते हैं अंकल अब ये सारे के सारे सोल्जर्स आपकी कमांड में है, आप इनके कमांडर हैं और इन सभी को लेकर डॉनरेन सिटी में चले जाए। वहाँ पर जाकर आप लियू कैंग के साथ ताउन करना, उसके साथ मिलकर आप सारे सोल्जर्स को हराना जो कि दूसरी आर्मी के हैं। चाहता हूँ कि आप दोनों वहाँ पर आपस की फाइट को बुला दें और आपस में कोऑपरेट करें। लैंग उसे कहते हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा, वहाँ पर जाकर मैं लियू कैंग के साथ कोऑपरेट करने की पूरी कोशिश करूंगा और हम सब लोग मिलकर मोजू कंट्री से आने वाले सोल्जर्स को हरा देंगे। साथ ही प्रिंस लैंग उन सभी से कहते हैं चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। तो ये सभी अपनी आर्मी को लेकर डॉनरेन सिटी के बाहर पहुंच जाते हैं। डॉनरेन सिटी के दरवाजे बंद होते हैं तो प्रिंस लैंग वहीं पर अपनी आर्मी को रोकते हैं और उनसे कहते हैं जल्दी से अपने दरवाजे खोल दो। सोल्जर आगे बढ़ता है और उन गार्ड से कहता है इसे दरवाजे ओपन करो। प्रिंस लैंग जो कि कमांडर है इतनी सारी आर्मी के, वो अपनी आर्मी को लेकर जहाँ पर तुम लोगों की हेल्प करने के लिए आए हैं। लेकिन जो गार्ड दरवाजे के ऊपर खड़े होते हैं वो उनसे कहते हैं नहीं, हम लोग सिर्फ जनरल के ऑर्डर्स के पर ही अपने दरवाजे ओपन करेंगे, जनरल लियू कैंग ऑर्डर्स देंगे तभी हम दरवाजा ओपन करेंगे, तुम सभी को यहीं पर रुकना पड़ेगा या फिर वापस चले जाओ। प्रिंस लैंग इस बात से गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं लियू कैंग की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर ये सब कुछ कहने की? लगता है कि लियू कैंग को इंपीरियल फैमिली के ऑर्डर्स को ना मानने की आदत हो गई है। उसे ऐसा तो नहीं लगता कि वो अकेले इस पूरे के पूरे डॉनरेन सिटी को बचा सकता है, हम यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए आए हैं। इस लैंग की बात सुनने के बाद बाकी के सोल्जर्स भी बातें करना शुरू कर देते हैं कि क्या जनरल लियू कैंग वाकई में इतने ज्यादा बुरे हैं, इंपीरियल फैमिली के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेंगे और सोल्जर्स को अंदर आने नहीं देंगे। लिन फेंग प्रिंस लैंग से कहता है कमांडर आप यहाँ पर किस तरह की बात कर रहे हैं? आपको लगता है कि वो आर्मी को लीड करने के लायक नहीं है और उन्हें लगता है कि वो अकेले सारे सोल्जर्स को हरा सकते हैं। तो जनरल ने जहाँ पर अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया है कि वो किसी के लिए भी गेट्स को ओपन ना करें जब तक कि वो उन्हें ऑर्डर्स नहीं देंगे, तो इसका मतलब ये है कि उनका अपनी आर्मी के ऊपर पूरा कंट्रोल है। हालांकि आप यहाँ पर प्रिंस हैं और आप लोग इंपीरियल फैमिली की तरफ से यहाँ पर भेजे गए हैं, लेकिन फिर भी वो अपने जनरल के ऑर्डर सुने बिना दरवाजा ओपन नहीं करेंगे। प्रिंस लैंग गुस्से के साथ उसे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे इंटरप्ट करने की, जब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ? आखिर तुम हो कौन और अपने आप को समझते क्या हो? लिन फेंग उसे कहता है कमांडर लगता है कि आप उस बारे में भूल भी गए हैं, प्रिंस ने मुझे प्रिंसेस का बॉडीगार्ड बनाया था, उसने कहा था कि मैं यहाँ पर प्रिंसेस की कमांड्स के अलावा किसी की कमांड को फॉलो ना करूँ। अब यहाँ पर मुझे कमांड्स नहीं दे सकते, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर इन सोल्जर्स के साथ बहस ना करें क्योंकि वो आपके लिए दरवाजा ओपन नहीं करने वाले। कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों में आपस में फाइट छिड़ जाए, हमने की तरफ से आने वाले तीरों से मैं प्रिंसेस को ना बचा सकूं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इनके साथ बहस करना बंद करें और यहीं पर रुके जब तक कि जनरल लियू कैंग हुदा नहीं आ जाते। प्रिंस लैंग उसे कहते हैं तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम सिर्फ एक छोटे से गार्ड हो। यहाँ पर प्रिंसेस का पर्सनल गार्ड होने का मतलब ये नहीं है कि तुम कमांडर के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करोगे, मेरी रूल्स पर चलती है और मैं यहाँ पर आर्मी का कमांडर हूँ। लिन फेंग उसे कहता है सेकंड प्रिंस ने मुझे कहा था कि मुझे यहाँ पर आकर इन लोगों की हेल्प करनी है, मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं आर्मी को ज्वाइन करना चाहता हूँ, ना ही मैं यहाँ पर आर्मी का हिस्सा हूँ, मेरे कमांडर नहीं हो ना ही तुम मुझे यहाँ पर ऑर्डर्स दे सकते हो। तो प्रिंस लैंग उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा होते हैं लेकिन आगे से कुछ भी कह नहीं पाते। प्रिंसेस उसे कहती है अंकल डॉन मुझे लगता है कि लिन फेंग बिल्कुल ठीक कह रहा है क्योंकि उन गार्ड्स ने यहाँ पर मुझे भी देखा है कि मैं प्रिंसेस हूँ, लेकिन हमारी इतनी आर्मी और आपके यहाँ पर होने के बावजूद भी उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। इसका मतलब यह है कि जनरल लियू कैंग ने उन्हें ऑर्डर्स दिए हुए हैं कि किसी के लिए भी दरवाजा ओपन नहीं करना, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें जनरल लियू कैंग के ऑर्डर्स के बिना अंदर जाना चाहिए, हमें यहीं पर रुकना चाहिए। प्रिंस लैंग उसे कहते हैं ठीक है प्रिंसेस मैं तुम्हारी इस बात को मान लेता हूँ, लेकिन सबसे पहले हमें एक और मसले के बारे में डिस्कस करना चाहिए। लिन फेंग ने यहाँ पर मेरे साथ बदतमीजी की है, आर्मी रूल्स के मुताबिक इसको यहाँ पर सजा दी जाएगी। लिन फेंग उसे कहता है तो तुम मुझे यहाँ पर सजा देना चाहते हो, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है कि जिसकी वजह से तुम मुझे सजा देना चाहते हो? प्रिंस लैंग उसे कहते हैं तुमने यहाँ पर मिलिट्री ऑर्डर्स को फॉलो करने से मना किया है, इसका मतलब यह है कि तुमने गद्दारी की है और तुम्हें पता होगा गद्दारी की सजा क्या होती है। लिन फेंग उसे कहता हाँ मुझे पता है, तो क्या तुम यहाँ पर मुझे जान से मारना चाहते हो? प्रिंस लैंग उसे कहती है नहीं क्योंकि तुम प्रिंसेस के पर्सनल गार्ड हो, इस वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें जान से तो नहीं मार सकता, मैं तुम्हें जेल में बंद कर दूंगा और तब तक बंद रखूंगा जब तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आ जाती। उसके बाद मैं वापस जाकर मैजेस्टी से इस बारे में बात करूंगा, किंग से बात करूंगा, तुम्हारे बारे में फैसला करेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है। लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो। लिन फेंग प्रिंसेस से कहता है प्रिंसेस मैं तो यहाँ पर अपना फर्ज पूरा कर रहा था, मुझे सेकंड प्रिंस ने कहा था कि आपको पर्सनल बॉडीगार्ड बनना है, तो मैं बॉडीगार्ड बनकर यहाँ पर आ गया, लेकिन लगता है कि प्रिंस लैंग को ये बात मंजूर नहीं है और मुझे सजा देना चाहते हैं कि मैं उनकी मिलिट्री का हिस्सा नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पर आपकी बॉडीगार्ड की ड्यूटी से आजादी चाहता हूँ। साथ ही लिन फेंग कहता है तो तुम में से जो भी मेरे साथ आना चाहता है वो मेरे साथ आ सकता है, वो उन सारे सोल्जर से कह रहा होता है। प्रिंस लैंग उसे कहते हैं यहाँ से कोई भी तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहेगा, अगर तुम्हें जाना है तो अकेले ही जाओ। लेकिन जैसे लिन फेंग आगे बढ़ता है तो काफी सारे सोल्जर्स उसके पीछे चल पड़ते हैं, वो सारे सोल्जर्स लिन फेंग के अपने होते हैं। प्रिंस लैंग इस बात से काफी हैरान होते हैं और साथ ही वो अपने सोल्जर से कहते हैं जल्दी से एरोस को लोड करो और इन सभी को मार डालो
लो, क्योंकि ये गद्दार हैं, ये आर्मी को छोड़कर जा नहीं सकते। वो जल्दी से अपने एरोस को लोड कर लेते हैं। इसे उन सभी से कहती है यहीं पर रुक जाओ, अगर तुम में से किसी ने भी एरो चलाया और इनमें से किसी को मारा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। के बाद मैं देखूंगी कि प्रिंस लैंग यहाँ पर होते हुए तुम सभी को मेरे हाथों से कैसे बचाते हैं। वो सारे सोल्जर जैसे वहाँ पर प्रिंसेस की बात सुनते हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं। लिन फेंग अपनी आर्मी को अपने साथ लेता है और डॉनरेन सिटी के दरवाजे के बाहर चला जाता है। वो दरवाजे के पास खड़ा होकर कहता है, मैं लिन फेंग हूँ, ब्रदर्स मेरे लिए दरवाजा खोल दो। तो गार्ड जैसे उसे वहाँ पर देखते हैं वो उसे कहते हैं, यंग मास्टर लिन फेंग और साथ में हमारी फीफी भी है, जल्दी से इन दोनों के लिए दरवाजा खोल दो। और वो उनके लिए दरवाजा खोल देते हैं। लिन फेंग अपने सोल्जर्स को लेकर डॉनरेन सिटी के अंदर चला जाता है। प्रिंस लैंग के पीछे जो सोल्जर होता है, जो कि बाकी सारे सोल्जर्स का कमांडर है, वो उसे कहता है, कमांडर ये सभी लोग आपसे बहुत ही बुरा बर्ताव खा रहे थे, क्या हमें आगे बढ़कर इनके दरवाजे के ऊपर अटैक करके अंदर घुस जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी सोल्जर्स हैं। प्रिंस लैंग उसे कहती है, सेकंड प्रिंस ने मुझे कहा था कि मुझे लियू कैंग के साथ कोऑपरेट करना है और मैं यहाँ पर जंग में दूसरे दुश्मनों को मारने के लिए आया हूँ, ना कि यहाँ पर आपस में फाइट करने के लिए आया हूँ। तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर दरवाजे के ऊपर अटैक करके लियू कैंग और अपने दरमियान में एक नया डिस्प्यूट खड़ा कर दूं, और साथ ही वो उसे कहता है, मुझसे दूर दफा हो जाओ, दोबारा मेरे करीब मत आना। वो उसे कहता है, ठीक है जनरल, वो पीछे हट जाता है। तो प्रिंस लैंग अपनी आर्मी से कहते हैं, तुम सभी के लिए ये ऑर्डर है, जल्दी से पीछे हटो और पीछे जाकर अपना कैंप लगा लो, हम लोग यहीं पर रुकेंगे। नेक्स्ट सीन डॉनरेन सिटी के अंदर का दिखाया जाता है। लिन फेंग अंदर जाता है तो सामने जनरल लियू कैंग खड़े होते हैं। लियू कैंग उसे कहते हैं, लिन फेंग, फीफी, तुम दोनों वापस आ गए। लिन फेंग वहाँ पर आसपास की सिचुएशन को देखकर उसे कहता है, अंकल लियू, यहाँ पर तो कुछ भी बुरा नहीं हुआ। जनरल लियू कैंग उसे कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम भी इसी बारे में सोच रहे हो कि यहाँ पर इतनी ज्यादा शांति क्यों है, क्योंकि तुम सभी लोग तो यहाँ पर जंग में हिस्सा लेने के लिए आए हो। तुम्हें लगा होगा कि मौजू कंट्री ने हमारे पर अटैक किया है, इसी वजह से ये सारे सोल्जर्स यहाँ पर हमारी हेल्प करने के लिए आए हैं। लिन फेंग कहता है, हाँ हम सभी को यही पता है कि मौजू कंट्री ने हमारे पर अटैक किया है, इसी वजह से मैं आर्मी को लेकर यहाँ पर आया हूँ। जनरल लियू कैंग से कहते हैं, हमारे पर दुश्मन ने अटैक नहीं किया, हमारा सिटी तो बहुत ज्यादा काम है। इस वक्त मेरे डॉनरेन सिटी को खतरा मौजू कंट्री से नहीं बल्कि इस आर्मी से है जो यहाँ पर हमारे दरवाजे के बाहर खड़ी है। इंपीरियल फैमिली वाले चाहते हैं कि वो इस सिटी के ऊपर कब्जा कर ले, इसी वजह से उन्होंने जनरल लैंग को यहाँ पर भेजा है आर्मी के साथ। वो लोग यहाँ पर अंदर आने के बाद मेरी पोजीशन से मुझे हटा देंगे और सिटी के ऊपर कब्जा कर लेंगे। लिन फेंग उनकी बात सुनने के बाद कहता है, वो लोग तो कुछ ज्यादा ही बेवकूफ हैं, तो क्या आप उन सभी को वहीं पर बाहर रखने वाले हैं। लियू कैंग से कहते हैं, अब जबकि मुझे उनके प्लान्स के बारे में पहले से पता चल चुका है कि वो लोग मेरे डॉनरेन सिटी के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, इसी वजह से मैं उन्हें अंदर आने नहीं दूंगा। मैं उन्हें दिखा देता हूँ मैं यहाँ का जनरल हूँ और यहाँ पर जो भी मैं चाहूंगा वही होगा। वो लोग इस तरह इस सिटी के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते। लेकिन लिन फेंग, तुम्हें फीफी के साथ यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर काफी खतरा हो सकता है। लिन फेंग लियू कैंग से कहता, अब जबकि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो हम लोग यहाँ से वापस नहीं जा सकते। लियू कैंग से कहते हैं, ठीक है जाकर रेस्ट करो। और फिर साथ ही जनरल उनको अपने साथ लेकर मेंशंस की तरफ जा रहे होते हैं। जनरल फीफी से पूछते हैं, फीफी क्या हमारा लिन फेंग तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आता है या नहीं। फीफी शर्माना शुरू कर देती है और कहती है, फादर ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है, इतना ज्यादा अच्छा है तो ये रॉयल प्रिंसेस का पर्सनल गार्ड बन चुका है। लिन फेंग इसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है कि ये यहाँ पर इसकी तारीफ कर रही है या फिर अपने फादर को उसकी शिकायतें लगा रही है। लियू कैंग उसकी बात सुनने के बाद हैरान होते हैं और कहते हैं, क्या वाकई हमारा लिन फेंग इसका पर्सनल गार्ड बन चुका है। फीफी अपने फादर को बताती है, लिन फेंग को सेकंड प्रिंस ने बैंक्वेट पार्टी में बुलाया था और वहीं पर अपनी बहन से भी मिलवाया था। सेकंड प्रिंस हमारे लिन फेंग को काफी ज्यादा वैल्यू देते हैं, उन्हें लगता है कि इसका स्टेटस हाई होना चाहिए, इसी वजह से तो उन्होंने इसे अपनी बहन का पर्सनल गार्ड बना दिया। लियू कैंग लिन फेंग से कहते हैं, लिन फेंग ये जो कुछ भी कह रही है वो बिल्कुल सच है। तो लिन फेंग फीफी का मजाक उड़ाने के लिए कहता है, अंकल ये बिल्कुल ठीक कह रही है, मेरी नजर में प्रिंसेस से ज्यादा खूबसूरत फीफी है, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन जब भी मैं इसे अपने रूम में सोने के लिए कहता हूँ तो ये आके से मना कर देती है। लिन फेंग जैसे यहाँ पर ये वाली बात करता है बाकी के सभी लोग वहीं पर खामोश हो जाते हैं और बहुत ज्यादा हैरान भी होते हैं कि लिन फेंग ने यहाँ पर कैसी बात कर दी। लियू कैंग फीफी की तरफ घूर घूर कर देख रहे होते हैं कि ये आगे से कैसा रिएक्शन देने वाली है। तो फीफी आगे से बहुत ज्यादा शर्मा भी रही होती है और साथ ही गुस्सा भी हो जाती है और गुस्से के साथ चिल्लाकर लिन फेंग से कहती है, अपनी बकवास बंद करो, दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं है और तुमने कब मुझे अपने साथ सोने के लिए पूछा और मैंने कब तुम्हें मना किया, ये किस तरह की बकवास बातें कर रहे हो। जनरल लियू कैंग भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कल को डॉनरेन सिटी के ऊपर कौन कब्जा करेगा, लेकिन मैंने फिलहाल के लिए इस पोजीशन को संभाला हुआ है और इस सिटी को बचाया हुआ है। मैं इस सिटी के ऊपर पिछले कई सालों से इसलिए हूँ ताकि मैं दूसरे लोगों को यहाँ पर अपने कंट्री के ऊपर अटैक करने ना दूं, क्योंकि जो लोग मुझे बहुत ज्यादा प्यारे हैं उन सभी की रक्षा कर सकूं। ये बच्चे बस इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे, मैं इसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। नेक्स्ट सीन 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है। एक सोल्जर जनरल के कैंप में आता है और उन्हें आकर बताता है कि मौजू कंट्री की आर्मी बहुत ही जल्दी हमारे पर अटैक करने के लिए पहुंचने वाली है। जनरल भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, अचानक से मौजू कंट्री वाले हमारे पर अटैक करने के लिए कैसे आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 93 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।